आवारगी विद दानिश में आप सबका इस्तकबाल। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक रोशन सुबह है मगर यख बस्ता। सर्दी काफ़ी है, -8 डिग्री, फील्स लाइक -15। मौसम तो कुदरती तौर पर बदलते रहते हैं, मगर सियासत हो या अदब, लोग भी बदलने से बाज नहीं आते। मगर हौसला रखिए, बदलते चेहरों की नकाब कुशाई भी कुदरत करती रहती। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात माहिर गालिबियात से हुआ चाहती है। उनकी तरोताज़ा किताब गालिब, अ विल्डरनेस एट माई डोर स्टेप किसी गंजे गिरा माया से कम नहीं। प्रोफेसर महर अफशां फारूकी साहिबा से मेरा दो कल्बी रिश्ता है। पहला, मेरी पड़ोसन है, यानी कैनेडियन हूं मैं और वो अमेरिकन। और दूसरा, मेरी दास्तान गोई के मेंटर क़िबला शमशुर रहमान फारूकी जन्नत मकानी की दुख्तरे नेक अख्तर हैं। आज की गुफ्त शुनीद दो हिस्सों में होगी। हम फारूकी साहब को खिराज अकीदत पेश करेंगे, साथ ही महर अफशां फारूकी साहिबा की किताब से अपने इल्म में इजाफा करेंगे। आइए गालिब के इस खूबसूरत शेर से आज की मायानाज मेहमान का इस्तकबाल किया जाए। मैं और एक आफत का टुकड़ा, वो दिले वहशी के है, आफियत का दुश्मन और आवारगी का आशना। मगर इससे पहले कि मैं उन्हें बुलाऊं, कुछ बहुत ही खास तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं। और आइए स्क्रीन शेयर करता हूं। वेलकम टू आवारगी विद दानिश। महर अफशां फारूकी साहिबा, आदाब। कैसी हैं आप?
तो साहब आज माशाल्लाह आप एक बड़ी संजीदा बावकार प्रोफेसर हैं, मगर बचपन में आप ऐसी संजीदा तो न रह जाऊंगी। तो जरा बचपन के बारे में कुछ बताइए हमारे दोस्तों को। मैं क्योंकि शुरू में मेरे इस कहानी को शुरू करना पड़ेगा उस पॉइंट से जब मेरी पैदाइश हुई। तो मेरे वालिदैन उस वक्त खुद बहुत कम उम्र थे, और मैं सबसे बड़ी बेटी थी उनकी, और मैं सबसे बड़ी नवासी, और मतलब तो मेरा बहुत ही ज्यादा दुलार और लाड प्यार था। और मैं बेहद शरारती भी थी। मुझे बताया जाता है कि मैं 9 महीने की थी तब से ही मैंने बोलना शुरू कर दिया था, और स्कूल जाने से पहले ही मैं फर्राटे से पढ़ती थी, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी। तो मैं दोनों ही तरह से बहुत तेज थी। और मुझे याद है कि मेरे अम्मा अब्बा दोनों मेरे साथ खूब वो छुपा छुपी वाले खेल भी खेलते थे। और तो इस तरह से मेरा बचपन बहुत ही एक तरह से बहुत रिच और फुलफिल था। गुड गुड गुड। अच्छा साहब, ये फारूकी साहब के चाहने वाले और आपके कदरदान बहुत सारे हमारे साए दीवार यानी मेरी वॉल पर आ चुके हैं। तो इससे पहले कि हम बात शुरू करें, आइए ज़रा उन लोगों को भी शामिल कर लेते हैं। और शाहीन उस्मानी साहिबा न्यूयॉर्क से शामिल हुई हैं, हमारे अली दोस्त हैं, आदाब कह रही हैं। और शहनाज रहमत साहिबा कोलकाता से देख रही हैं, और तबस्सुम आज़मी आदाब कह रही हैं। शहाबुद्दीन अहमद दोहा कतर से आदाब कह रहे हैं। मुमताज़ हुसैन न्यूयॉर्क से आदाब कह रहे हैं। और ताहिरा परवीन देख रही हैं। मोहम्मद एम खान साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे, दिल्ली से आपको खुश आमदीद कह रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। तो साहब दोस्तों का मैं इंतज़ार कर रहा था कि सब जमा हो जाएं, बहुत सारे लोग अभी और आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद गालिब की ये किताब जो आपकी आई है, और बहुत कम अरसे में, मेरे ख्याल में महीना 2 महीना ही हुआ है, और बहुत ज़्यादा चर्चे में है, बड़ी कामयाबी इसकी नज़र आ रही है, और बहुत ज़्यादा शोहरत, बातें बातें हो रही हैं इसकी। तो इसके बारे में हम डिटेल से अभी बात करेंगे। तो आइए पहले फारूकी साहब को याद करते हैं। तो वो लोग जो उनसे नहीं मिले या उनकी तहरीरों से सिर्फ जो जानते हैं आम कारी, वो फारूकी साहब को बहुत ही सख्त और रिजर्व किस्म का उस्ताद समझते थे। मगर मामला इसके बरक्स था। मेरे करम फरमाओं में थे, मैं उनको जानता था बहुत अच्छी तरह से। आपको याद होगा कि 2018 में शायद जश्न बहार का मुशायरा दिल्ली में, वो मुशायरे की सितारत कर रहे थे, और हम लोग स्टेज पे बैठे थे। आप जरा देर से आई थी, साथ आप थी उनके। जी और जी जैसे ही हमने देखा उनको, मैं लपक कर नीचे उतरा और साहब उनको ग्रीट किया और हाथ मुसाफा मिलाया। बड़े तपाक से मिले, और बहुत, मेरे ख्याल में आप बताना चाह रही थी कि जावेद दानिश को आप जानती ही हैं। तो जी मगर जी। बहुत जोर हाँ, मुझे याद आया। वो बहुत जोर से हंसे कि मैं इस बदमाश को जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से पहले से। तो बहुत मोहब्बत उनकी, बहुत ज्यादा। और उस वही मेरी आखिरी मुलाकात थी फारूक साहब से, और उसकी एक यादगार तस्वीर भी हमने लगाई है, आज आपने देखा होगा। बड़ी बागो बहार शख्सियत। तो ये तमहीद मैं इसलिए बांध रहा था कि मोहतरमा द ग्रेट फारूकी घर पर कैसे थे, ये बताइए दोस्तों को। जी, पता नहीं क्यों उनके बारे में ये एक लोगों को गलतफहमी थी कि वो बहुत ही सख्त किस्म के शख्स हैं, और वो बहुत, उनका रोब है। रोब उनका था, लेकिन वो बहुत ही खुश मिजाज और मजाक पसंद और खिलवाड़ करने वाले वेरी बहुत ही। फ्रेंडली जी हाँ। जी जी जी। तो हम लोग उनके साथ, और उनको घूमने और घुमाने का बहुत शौक था। मुझे इतना अजीब सा लग रहा है उनके लिए माजी का इस्तेमाल करना था, कि मुझे बहुत उससे जरा उलझन सी हो रही है, लेकिन अब क्या किया जाए। यही, हाँ, तो क्या कर कुछ सकते हैं, चीजों मगर की हम जो, वी आर जी चेरिशिंग हिज मेमोरीज या। हाँ, लेट अस चेरिश हिज ब्यूटीफुल मेमोरीज।
या तो उन्हें एक तो गाड़ी चलाने का बहुत शौक था, कार चलाने का। शुरू से ही हम लोग के पास गाड़ी थी और वो बहुत लंबी-लंबी रोड ट्रिप्स पे हम लोग को ले जाते थे। विच इज इसके वेरी साथ अनयूजुअल, इंडिया में लोग गाड़ी नहीं चलाते जी, स्पेशली। जी, हाँ, उन्हें बहुत हम लोगों ने पूरा आप समझिए हिमालयन टूर किया और फिर साउथ इंडिया का पूरा सब कार से किया। अरे और वाह। वो खुद ड्राइव करते थे हमेशा, फिर मेरी वालिदा भी ड्राइव करती थी, तो वो भी शेयर अच्छा, करती थी ड्राइविंग। और मैं शायद 12 साल की या 13 साल की उम्र से मैंने भी ड्राइव करना शुरू कर दिया था। तो अरे हम वाह। लोग एक बहुत ही इस तरह की फैमिली थे जो हॉलिडेज़ पे जाना पसंद करते थे और समझा उन्हें कल्चरल एजुकेशन हम लोगों को वो देना चाहते थे, इसलिए वो हमें तारीखी मकामात पे ले जाते थे। जैसे ताजमहल तो सभी लोग देखने जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो बहुत ही जैसे मिसाल के तौर पर बहू बेगम का मकबरा जो कि आम लोग नहीं जाते जी, हाँ, आम बिल्कुल। लोग नहीं जाते, या हुमायूं का मकबरा उस ज़माने में इतना इतना आम नहीं था। पुरानी मस्जिदें जौनपुर लेकर के गए, वहाँ की अटाला मस्जिद वग़ैरह। तो वो इस तरह का भी एजुकेशन हम मुझे और मेरी छोटी बहन को उनकी 12 दिलचस्पी साल। थी इन सब चीज़ों में। हम्म, जानवर पालने का उन्हें बहुत शौक था उस पे मैं और आऊंगा बाद में, वो तो खास जी, सवाल अच्छा है। ठीक है, तो, ओके। तो अदब में जितनी शोहरत और इज्जत इज्जत उन्हें मिली थी, इसी तरह जॉब में भी वो एक बड़े, ही वाज ए गेजेटेड ऑफिसर, और शायद पोस्ट मास्टर जनरल से भी आगे उन्होंने जी, तरक्की की थी। लास्ट पोस्ट क्या थी उनकी रिटायरमेंट से पहले? जी, वो मेंबर थे पीएनटी बोर्ड के, जो कि शायद सेकंड हाईएस्ट पोस्ट हो सकती है उस अच्छा। डिपार्टमेंट में। तो ये इतने बड़े अफसर साहब से घर में जो है लोग, आप लोग इंटिमिडेट नहीं होते थे? यानी घर, वो फारूकी साहब तो बड़े उसूल के पाबंद थे, तो वो माहौल कैसा था उनका? वो कभी उनकी शख्सियत घर में कभी भी इंटिमिडेटिंग नहीं थी, बस सिर्फ ये था कि वो रात में बहुत देर तक वो काम करते थे। तो अक्सर जब वो दफ्तर से आते थे तो उनके साथ एक एक बोरा बल्कि होता था एक बोरा भर के फाइल्स होती थी और मेरी अम्मी बहुत नाराज़ होती थी कि ये सब आप क्या उठा कर के ले आए, घर पर भी इतना काम कर कीजिएगा। और उस तो मुझे ये याद है कि जैसे रात में कभी उठे तो उनकी लाइट जल रही होती थी और वो मेज़ पर बैठे या तो फाइलें देख रहे हैं या तो फिर वो कुछ लिखने-पढ़ने का काम कर रहे होते थे। तो वो अमूमन वो 2 या 3 बजे रात से पहले नहीं कभी सोते थे। तो सुबह वो हम्म, देर तक सोते रहते थे। देर से मेरी मुराद है कि 8 सवा 8 तक उठते थे। तो हम लोग तो और पहले उठ जाते थे। तो हमें ये इंस्ट्रक्शंस रहते थे कि शोर मत मचाओ, सो रहे हैं वो। बस यही एक वो था कि सुबह के वक़्त शोर मत मचाओ और बाकी तो बिल्कुल हुड़दंगा मचाने की पूरी वो हम्म। थी। और जी, कोई इस किस्म की कोई रोक-टोक नहीं थी। मगर फारूकी साहब को घर में भाई भाई कहते थे आप लोग? जी, 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 जी। ये उसके पीछे यूपी ये वालों है का कि हाँ, हाँ, ये हाँ, वो बहुत तो एक अजीब वो है और अब सारी दुनिया उनको भाई कहने लगी। तो हाँ, उसका उसके पीछे ये कहानी है कि बचपन में हम अपने नाना-नानी के यहाँ रहते थे जब भाई की पोस्टिंग्स दूर-दूर हो रही थी। वो प्रोबेशनर थे और अम्मी भी हमारी जो थी वो जॉब में थी, प्रिंसिपल थी स्कूल की, तो वो उनके साथ नहीं जा रही और हम बहुत छोटे से थे। तो हमारी खालाएँ और मामू वालिद साहब को मेरे भाई साहब कहते थे, तो वो भाई साहब से शायद मैंने शुरू किया होगा, लेकिन वो फिर भाई रह गया। हम्म, तो उसकी उसकी वजह से ऐसा हुआ कि वो एक आपस में जो भाई-बहन में एक तरह की बेतकल्लुफ़ी होती है, दैट वाज़ द वर्ड आई वाज़ लूकिंग फॉर, हाँ, बेतकल्लुफ़ी। वो हम मेरी और मेरी बहन, छोटी बहन की, बल्कि हम अपनी अम्मी से ज़्यादा डरते थे। अच्छा, वो हाँ, प्रिंसिपल थीं, तो हाँ, उनका बहुत रोब था। घर में भी उनका बहुत आई एम लोग काइंड ऑफ वार्मिंग अप टू योर क्वेश्चन। उनका बहुत रोब था। वो भी ड्राइव करती थीं और हमें याद है कि जब उन कार की आवाज़ आती थी, उनकी सेपरेट कार थी, कि गेट खुल रहा है, तो हम लोग अगर कुछ भी शरारत कर रहे होते, तो फौरन सीधे होकर के बैठ जाते थे। उनका बहुत आ रही है। दबदबा था और भाई तो इंडल्ज करते थे हम लोगों को। तो वो एक खाने पीने के मामले में कोई दस्तरखान खास लगता था, यही वाज वेरी सिंपल, कैसे थे?
No, that's a very good question. No, he wasn't simple at all. He was foodie, and वो उन बहुत नफासत पसंद थे, और उनके लिए बहुत तरह तरह के खाने हमारी अम्मी पकवाती थी, कुछ खुद भी पकाती थी, और हमेशा नाजुक तरीन बर्तनों में बहुत नफीस चम्मच होने चाहिए, चम्मच बाकायदा, वो कभी अगर जरा सा भी उन्हें लगा कि साफ नहीं है तो वो खुद साफ करते थे, और मतलब अच्छी चीजें उन्हें बहुत शौकीन। पसंद थी, उनका मिजाज बहुत इस किस्म में, बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग चीजें उन्हें अच्छी लगती थी। वंडरफुल। अच्छा साहब, खुर्शीद, कैसर खुर्शीद साहिबा हमारी भाभी साहिबा हैं बड़ी, और वो टोरंटो से देख रही हैं, आदाब कह रही हैं। फारूक इंजीनियर साहब हमारे दोस्त हैं, वो आदाब कह रहे हैं। आदाब। और हाँ, हबीब मुर्शिद खान साहब देख रहे हैं, वह ताहिरा परवीन देख रही हैं, आदाब कह रही हैं। तो काफ़ी लोग आहिस्ते आहिस्ते जमा हो रहे हैं। डॉक्टर नीलोफर परवीन साहिबा देख रही हैं, वो आदाब कह रही हैं पटना से। तो यानी फारूकी साहब की और तमाम बातों के अलावा उनकी लाइब्रेरी का बड़ा वो है। हमने बहुत सुना हुआ है कि कोई 20,000 किताबें, पर्सनल कलेक्शन, उनकी बहुत ज़ख़ीम लाइब्रेरी। और उस लाइब्रेरी में जो मेरे पसंद की चीज़ थी, जो कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी मैं जाऊं और जाकर इलाहाबाद देखूं, वो थी साहब के रेयर बुक्स में अमीर हमज़ा की जो 45-46 जिल्दें थी। तो सुना वो दुनिया में सिर्फ एक कलेक्शन या एक सेटिंग सेट्स वो है। तो उसके बारे में बताएं, आपके किताबों का क्या सिलसिला था? तो किताबें खरीदने का उन्हें शुरू से ही बहुत पैशन था, एक शौक और जुनून की हद तक था कि रोज आना ही मुझे लगता था वो किताब खरीदते थे। हम्म। और इसके अलावा वो जो रेयर बुक्स हैं उनका भी, उन्हें भी जमा करने का उन्हें शौक था। तो लाइब्रेरी बढ़ती चली गई, बल्कि रिटायरमेंट के बाद, और क्योंकि उस जब वो रिटायर हुए थे तो शायद मेरे ख्याल से 55 या 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट उन्होंने लिया। तो उसके बाद उन्होंने, उनकी लाइब्रेरी तो बस बढ़ती ही चली गई, यहाँ तक कि हमारी अम्मी कहती थी कि अब हम लोग सड़क पे आ जाएंगे, किताबें घर में रहेंगी और कभी कभी नाराज भी होती थी। सो 25-30 हजार किताबों का उनका कलेक्शन है। और बहुत ही, दो बहुत बड़े बड़े हॉल नुमा कमरे हैं, एक तो उनका ऑफिस ही है। जैसा आपने अभी जिक्र किया, दास्तान अमीर हमजा की सारी जिल्दें उन्होंने 46 जिल्दें हैं। जी जमा की। और इसके अलावा बहुत ही नादिर डिक्शनरीज का कलेक्शन है, पूरी खास तौर से फारसी की, अरबी की डिक्शनरीज, और इस पे उन्होंने बहुत काम भी किया है, क्योंकि शुरू से ही उन्हें शौक था। लफ्ज़ व मानी उनकी एक मजमुआ भी है कि आर्टिकल्स का। तो इस पे, और उनका जो 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 उनका तर्ज फिक्र था, और जो उन्होंने जो गालिब की तफहीम गालिब है उसमें भी उन्होंने एक मेथोडोलॉजी इजाद की, एक तरह से, कि किस तरह से अल्फाज के मानी हम छील छील करके हासिल कर सकते हैं, मतलब उसको, उसकी हेयर स्प्लिटिंग और उसकी बारीकियों में जा करके, और वो तभी मुमकिन है जब हम डिक्शनरीज का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो कहते थे कि ज्यादातर लोग काहिली में डिक्शनरी नहीं उठाना चाहते, तो डिक्शनरी का इस्तेमाल वो बहुत ज्यादा इस पर जोर देते थे। और हमको भी उन्होंने बचपन से यही सिखाया है कि बेटा, जब कोई लफ्ज हो तो उसमें सिर्फ गेस वर्क और कयास से मत काम किया करो, डिक्शनरी जरूर देख लिया करो। दास्तान गोई की बात हो रही है। दास्तान गोई को रिवाइव किया उन्होंने फिर से, और खुदावंदा उनको इनके दर्जात बुलंद करे। मेरी दास्तान गोई के हवाले से मेरी मेरे ख्याल में 80s में, अर्ली 80s या हाँ 80s में फ्रांसिस प्रिशेट साहिबा न्यूयॉर्क में, कोलंबिया में मैंने काम कर रही थी, और फारूकी साहब उनको मैंने उनकी मदद कर रहे थे उस सिलसिले में। तो उस ज़माने में हालांकि ना उनको ख्याल आया होगा ना हमें ख्याल आया कि साहब ये दास्तान गोई आगे चलकर क्या, हालांकि बहुत पुरानी बात है कि फ्रांसिस प्रिशर्ट ने दास्तान गोई पे काम किया। मगर मेरी बदकिस्मती है कि 100 से ज़्यादा परफॉर्मेंस हमारी दास्तान गोई की हुई, मगर फारूकी साहब के सामने नहीं हो पाई। इसका मुझे बहुत अफसोस है। और मगर उनका काम एज ए मेंटर ये ज़रूर है कि ईमानदारी के साथ हर परफॉर्मेंस में उनको याद ज़रूर करते हैं, इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि साहब ये फारूकी साहब की वजह से ही
दास्तान गोई जो है फिर से हम लोगों ने शुरू की है, और महमूद फारूकी और पूरा फिर वो हिस्ट्री है मुझे कि वो चलता रहा मामला। तो आइए साहब, इन तमाम अच्छी बातों में एक और बड़ी नादिर बात ये थी कि वारिकी साहब को जानवरों से बड़ा इश्क था। और बड़े बहुत हम्म, तरह के जानवर पाल रखे थे उन्होंने, कुत्ते और मेरे ख्याल में तोता और चिड़िया, बिल्ली भी, बिल्ली बिल्लियां भी। जी। हाँ। तो उसकी कोई तफसील बताएं कि साहब ये हाँ, हम्म, जी। तो पहले, सबसे पहले तो उन्हें वो कुत्तों में एल्सेशियन यानी जर्मन शेपर्ड बहुत पसंद था। तो एक हम लोग के यहाँ थी डॉगी, उसका नाम था टूटसी। तो उसके कई बच्चे हुए, फिर वो बच्चे भी बांटने में बहुत उनको अफसोस लगता था, वो बच्चे भी रख लेते थे। तो वो इस तरह से 1 से 2 से 3 कुत्ते हो जाते थे घर में। फिर बिल्लियां बिल्लियां भी पाली। बिल्लियां मेरे हम लोग के यहाँ वो थी, साइमीज कैट्स थी, ओहो, नाज़नीन और बहराम एक जोड़ा अरे था। तो उनके भी बच्चे, नाज़नीन और बहराम के बच्चे हुए। बल्कि उन्होंने हमारे मेरे बच्चों के लिए बच्चों की नज़्में भी बहुत सारी लिखी हैं, जिसमें कि कुत्ते और बिल्ली का ज़िक्र अगर आप कहिए तो हम आपको सुना दें। हाँ, बिल्ली एक देखी, सुनाई कुत्ता जरूर जी देखा। आगे। हाँ, जी, जी। तो बिल्कुल। और इसके अलावा हम लोग के यहाँ मोर पला हुआ था, उसका नाम था मिर्ज़ा गालिब, और वो बहुत वो दिन खुला तक हुआ था। था, अच्छा। जी, जी, मैंने जी। तस्वीर बचपन से देखी, वो मैं समझा कि छोटा-सा वो आया कोई था, कबूतर आ गया। हाँ। छोटा-सा अच्छा। बच्चा आया था, हाँ। चूज़ा मोर का। हम्म, और 2 थे, एक मोरनी निकल गई थी। तो मोरनी बेचारी ज़्यादा दिन नहीं ज़िंदा रही। वो उसकी जब कलगी निकलने लगती है उन लोगों की, तो एक वो बहुत मुश्किल दौर होता है। तो एनीवे मोर जो थे, मिर्ज़ा गालिब, बहुत साल अरे तक वाह, थे। और जब भी कोई घंटी बजाता था तो वो ज़ोर से चिल्लाते थे और खूब डांस करते थे बरसात के मौसम में। तो वो बहुत दिनों तक थे, उन्होंने अपनी पूरी उम्र पाई, उसके बाद वफ़ात हुई उनकी। फिर लाल मुनिया बहुत सी पली हुई थी। और आंगन में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक चिड़ियाघर सा बना दिया था, हाँ जी, बिल्कुल। चिड़िया खाना बल्कि कहें उसे। तो हम्म, वो था, उसमें बहुत सारे परिंदे तरह तरह के पले हुए हैं अभी भी। और उधर एक डॉगी का नाम शायद भोली। जी, 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 जी उनकी हाँ, अभी बोली है। है जी। भी। हाँ, उसकी तस्वीर लगाई हमने, वो तो बहुत ही बड़ी इम्प्रेसिव, बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी साहब उसकी, वो भोली साहिबा की। तो इससे पहले कि मैं वो नज्म सुनूं, आपको और बताऊं, बहुत सारे दोस्त आ गए। पटना से सफदर इमाम कादरी साहब ने ज्वाइन किया है, आपको आदाब कह रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात सफदर भाई बता रहे हैं कि डिक्शनरी का इस्तेमाल, इस पर खुसूसी तवज्जो फारूकी साहब ने क्या खास बात बताई कि ये हम लोगों को इसका वो नहीं रहता है। ये आपने अच्छी बात बताई कि डिक्शनरी का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। टोरंटो से हमारे दोस्त वकार रईस साहब देख रहे हैं, वो आदाब कह रहे हैं। और मोहम्मद इनायतुल्लाह नदवी सलाम कह रहे हैं आपको। सादिक जमा अशर देख रहे हैं। माशाल्लाह, देखिए मॉरिशस से आपको आदाब आया है। मॉरिशस से आदाब, सलाम मेरे अलैकुम। दोस्त आसिफ भाई, आसिफ अली मोहम्मद साहब देख रहे हैं, वो आदाब कह रहे हैं। अदनान मिर्जा देख रहे हैं, वो आदाब कह रहे हैं पटना से मेरे ख्याल में। कौसर मजहरी भाई दिल्ली जामिया के, आप जानती होंगी, कौसर साहब भी आदाब कह रहे हैं, देख रहे हैं। बिट्टू सिंह हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं और घूमते रहते हैं, आवारागर्द है मेरी तरह, आजकल पता नहीं कहाँ हैं, तो वो आदाब कह रहे हैं। और शाफे किदवाई भाई, आप जानती हैं, शाफे साहब ज्वाइन किया शाफे भाई ने, और कह रहे हैं कि फारूकी साहब राइटली पुट प्रीमियम ऑन फ्रीक्वेंट यूज ऑफ डिक्शनरी, बट इन लाइटर वेन वन कैन से डिक्शनरी मिसगाइडेड एज वेल। तो अलीगढ़ वाले ये समझ रहे हैं कि साहब, जो अलीगढ़ में जो कोताहियां हुई वो डिक्शनरी की वजह से हुई। तो जावेद रसूल साहब देख रहे हैं, फारूकी साहब की गैर मतबूआ निगारशात क्या शाया होंगी। मेरे भाई, इसके ऊपर अभी बात होगी। और बिट्टू सिंह अभी न्यूयॉर्क से आदाब कह रहे हैं। जफर इमाम कादरी भाई हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, और ये बेतिया जगह है बिहार में, वहां से देख रहे हैं। आइए साहब, वो बच्चों वाली, वो जानवरों वाली नज्म सुनाइए। हाँ, तो जानवरों वाली कई बहुत सारी पूरी उन्होंने एक सीरीज लिखी थी, जिसमें ज्यादातर तो कुत्ते बिल्ली पे थी, पर चिड़ियों के बारे में भी थी। अच्छा, मुझे तो इसकी खबर नहीं थी, मैं वाकई में हाँ, नहीं जानता था। हाँ हाँ, नहीं। वंडरफुल। हम्म, हम्म, जी। एक एक था कुत्ता, एक थी बिल्ली। बिल्ली थी वो बड़ी चिबिल्ली, न था भी कुत्ता कम चालाक, सीधी दुम थी भीगी नाक। बचपन से ही दोस्त थे दोनों, खाते पीते लड़ते खो खो।
बिल्ली के कुत्ते के थे लंबे कान, बिल्ली सबकी खाला जान। वाह। एक दिन यूं ही बोली बिल्ली, चलो जी हम तुम चलेंगे दिल्ली। कुत्ता बोला, अच्छा अच्छा, दिल्ली जाना काम है मेरा। हैट लगाई पहना कोट, चले वो लेकर 2 अखरोट। वाह। चलते चलते शाम हुई जो कुत्ता बोला, बस जी ठहरो। रात को जंगल में सोए वो, सोए थे क्या बस खोए वो। सुबह को रास्ता और था लंबा, ऊंचा चिकना जैसे खंबा। बोले होकर वो मसरूर, अभी है प्यारे दिल्ली दूर। वाह वाह वाह। वंडरफुल। क्या बात है। मजे की बात यह है कि आपको याद है। जी, बहुत ही मुझे अच्छी। बहुत सारे बहुत उनके सारी नज़में याद अशार भी याद उनकी। अच्छा। हैं। जी। वही, वाह 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 वाह। वंडरफुल। वंडरफुल। हुँ, तो हमारे फारूक बख्शी साहब मानू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से हाजिर हुए हैं जी। और आदाब कह रहे हैं आपको फारूक भाई, शुक्रिया। शाहीन उस्मानी साहबा न्यूयॉर्क से कह रही हैं कि ही वाज वेरी काइंड विद किड्स, ही वुड टॉक टू माय किड्स। अच्छा। तो इनके बच्चों से भी मिले हैं फारूकी साहब। और मोहसिन खान देख रहे हैं लखनऊ से, और मोहसिन भी आदाब कह रहे हैं। आसिफ भाई मॉरिशस से कह रहे हैं कि नज्म भी खूब है, अदायगी भी खूब तर। माशाल्लाह जी। शुक्रिया। शमशाद अख्तर साहब देख रहे, तो बहुत सारे दोस्त देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। दुनिया के मुंह से खूब सुना, अब अहले खाना से सुनिए। ये साहब हमारे फारूक बख्शी साहब फरमा रहे हैं। उस्माना रईस साहिबा दिल्ली से देख रही हैं और वो आदाब कह रही बेहतरीन नज्म। तबस्सुम आजमी भी कह रही हैं कि बहुत प्यारी नज्म। तो डू यू फील प्राउड कि हुँ। आप दी वन एंड ओनली शमसुर रहमान फारूकी साहब की बेटी? डू यू फील प्राउड अबाउट इट? Well, I have a sister also. I have a हाँ जी, younger हाँ sister. हाँ। And बारा साहिबा जी हाँ। and she is almost 7 years younger to me. हम्म, So मुझे शायद मेरे माँ-बाप का इरादा था सिर्फ एक ही औलाद का, क्योंकि मेरे बहुत सारे चचा और फूफियाँ हैं, तो शायद जाने क्यों इसी वजह से शायद वो सोचते थे कि अ, बस एक ही काफ़ी है। लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी एक छोटी बहन भी है। वाह और अगर वो नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। वाह। खैर, एनीवेज़, तो हम 2 लोग हैं, और कोई भाई नहीं है हमारा। मगर कभी हम लोगों से ये नहीं हुआ कि भई तुम लोग लड़कियाँ हो तो ये मत करो, जैसा कि मैंने आपको बताया। होता है जी हाँ। एक बहुत ख़ास बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी जो लोग जी सब देख रहे हैं इस वक़्त, कि शुरू से ही वालिदैन ने बहुत दिलचस्पी ली हम लोगों की एजुकेशन में। और वो एजुकेशन सिर्फ़ ये नहीं था कि होमवर्क कराना, ये वो, होमवर्क वो नहीं कराते थे, बल्कि वो उर्दू फ़ारसी पढ़ाते थे। तो इतनी मसरूफ़ियात के बावजूद वो वक़्त निकालते थे, चाहे वो सुबह दफ़्तर के लिए तैयार हो रहे होते हैं, हमें याद है कि दफ़्तर के लिए तैयार हो रहे हैं, शेव कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, उसी में हम ग़ालिब खोले बैठे हुए हैं और वो हम पढ़ रहे हैं और वो हमें करेक्शंस बता रहे हैं। और एक चीज़ और उनको बहुत इस बात पर ज़ोर था कि अशार हिफ़्ज़ करो, याद करो, जितने अशार याद रहेंगे उतना ही उससे वुसअत पैदा होगी सोचने में। और उसका वाह नतीजा ये हुआ कि बहुत ही कम उम्री में मुझे बहुत सारे अशार याद हो गए, जो कि अभी तक याद हैं, क्योंकि जो कम उम्री में जो चीज़ें याद होती हैं, वो बहुत दिन तक याद रहती हैं। अब कोशिश करते हैं ना अशार, जैसे मेरा काम गालिब के मुस्तरद कलाम पे है, तो मैं सोचती हूँ कि लाओ 20-25 याद कर लूँ, लेकिन वो 1 ही 2 याद रहते हैं, तो ऐसा हो जाता है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने मुझे बहुत सी इक़बाल की रुबाइयाँ याद करवाईं, और वो खुद रुबाई कहते थे, एज़ अ सिन्फ़ सुख़न, मतलब ग़ज़लें, नज़्में तो उन्होंने कहीं, मगर रुबाइयाँ ख़ास तौर से उन्होंने कहीं, बल्कि एक उनकी एक मजमूआ भी है रुबाइयों का, जिसका नाम है चार सिमत का दरिया। तो मैं आपको उनकी एक रुबाई सुनाऊँ? बिल्कुल जी, अम, बताओ। एक आतिश सय्याल से भर दे मुझको, एक एक आतिश आतिश सय्याल से भर दे प्रेम। मुझको, एक जश्न ख़याली की ख़बर दे मुझको। वाह
एक आतिश सयाल से भर दे मुझको, एक जश्न ख्याली की खबर दे मुझको, ए मौज फलक में सर उठाने वाले, वाह, कट जाए तो रोशन हो वो सर दे मुझको। क्या बात, वाह वाह वाह, सुभान जी। अल्लाह, वाह वाह वाह। सो आजकल मैं उनकी रुबाइयों का तर्जुमा भी कर रही हूँ अंग्रेजी में, तो मुझे बहुत सारी रुबाइयाँ याद हैं। बात भी हो रही है जी हाँ। जी, अच्छा जी। साहब, टोरंटो से हमारे हुसैन अफसर, हुसैन हैदर भाई देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं आपको। हुसैन भाई याद कर रहे हैं कि आप, अ, आपकी बहन टोरंटो आई थी, गालिब पर बड़ा अच्छा मकाला पड़ा था, आप आई वो थी। मैं खुद थी। जी, गालिब पे आप थी क्या? मकाला मैंने हाँ, पढ़ा था। ये हुसैन हैदर साहब बारह नहीं आई थी, ये महरफशा फारूकी साहिबा आई थी। वो इत्तेफाक है कि उन दिनों मैं टूर पे था और मुझसे मुलाकात आपकी नहीं हो सकी थी। अच्छा, मासूमा रू वाला बॉम्बे से हमारी दोस्त देख रही हैं, आप कह रही हैं। और अम, सफदर भाई कह रहे हैं कि अशार याद करने की हिदायत भी बहुत ही खूब है, बहुत अच्छी बात है ये। और तैयब नुमानी देख रहे हैं कलकत्ते से, आदाब कह रहे हैं। और रिसाइटेशन खूब है मैडम की, आपकी तारीफ कर रहे हैं सफदर इमाम कादरी थैंक साहब। यू, थैंक यू। तो हाँ, ये यानी नहीं, हमने ये पूछा था कि साहब डू यू फील प्राउड कि आप ओह शम्स यस, रहमान आई नो, ऑफ कोर्स फारूक, आपको आई मुंह से एम सुनना वेरी चाह प्राउड। रहा, जी, जी, वन जी। शुड बी प्राउड ऑफ इट, या जी हाँ, नहीं, नहीं, आई एम वेरी प्राउड। आई मीन देयर वाज़ इट टूक अ लॉन्ग टाइम फॉर मी टू become known as my own person. हम्म, I mean, that is one of the things, and when you are a child of very famous people, ये you होता are है जी। always known by them. So I was, जब मैं कहीं भी जाती थी तो मेरा इंट्रोडक्शन यही होता था कि वो शमसुर फारूकी रहमान साहब की की बेटी। बेटी हैं। और बहुत दिनों तक कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे, अरे ये जो मजमून इनका इन्होंने लिखा है, इन्होंने थोड़ी लिखा है, इनके वालिद ने लिखा है। इस तरह की बातें भी मुझे सुननी पड़ी और बर्दाश्त करनी पड़ी। बहुत ये अच्छा लगा मुझे अपनी अपनी वो बनाने के लिए अपनी एक पहचान, लेकिन मुझे कोई इसमें, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग हिज डॉटर एंड आई थिंक ये इट्स तो उर्दू उर्दू वालों की खास अदाएं हैं, तो यू हैव टू लिव विद इट। कोई बात नहीं बड़ी, इट्स कोई बड़ी वंडरफुल। बात नहीं। या हमारे लिए अच्छी बात ये है कि हम वेस्ट में रहते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। वी डोंट केयर कि ठीक है साहब, आप जो भी सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं। तो फारूकी साहब के जानवरों के पालने के साथ साथ आपको भी जानवरों का बड़ा शौक है। जी। और जी, इनहेरिटेड है। हाँ, तो आपने क्या क्या पाल रखा है? अब मेरे पास तो पहले बिल्ली थी, एक गुलफाम बिल्ला था मेरे पास। और हम लोग सब अपने बिल्लियों का और जानवरों का नाम सब नाम सब एक से एक। ज्यादातर, हाँ हाँ, हाँ। इसी तरह के नाम रखते हैं। तो मेरे पास गुलफाम थे, फिर मेरे पास गुलबदन थी। अरे वाह। और दोनों काफ़ी उन्होंने अच्छी उम्र पाई। फिर मैंने बहुत मुश्किल से मुझे बहुत शौक हुआ कि मैं कुत्ता भी पाल लूँ, क्योंकि बचपन से कुत्ते ही थे। तो फिर मैंने एक कुत्ता पाला है, अभी वो 14 बरस का हो गया है। तो उसको उसके कंपेनियनशिप के लिए एक और ले आए, दिलकश नाम है उनका। तो अरे इस वाह। तरह से जी, मेरे पास 2 कुत्ते हैं। छोटे-छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। हाँ, इसकी तस्वीर भी हमने ख्याल में देखी थी एक, किस ब्रीड के हैं वो? अम, वो जो बड़ा वाला डॉगी है, वो एक रेयर ब्रीड है, डैंडी डिनमंट टेरियर। तो वो टेरियर है बेसिकली, लेकिन वो टेरियर एक है। रेयर ब्रीड का टेरियर है। और दूसरा वाला जो है वो पूडल अच्छा और पूडल और स्पेनियल का मिक्सचर है वो। अच्छा। हाँ। दोनों जी। मगर साहब, आई एनवी योर गार्डन। ये जो आप अंजीर की और फिग्स की और जी, नाशपाती तैयार होने की तस्वीरें लगाती हैं, तो ये बड़ा शौक बहुत अच्छा है कि गार्डन भी आपने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है जी। मगर जब सर्दियों में क्या होता है, ये यू ब्रिंग एवरीथिंग इनसाइड, और क्या करती हैं आप? क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे पौधे हैं, मुझे भी ये हाँ, शौक है बहुत। जो तो ये पौधे गमलों में हैं वो तो सब अंदर ले आते हैं। वो एक सन रूम है, उसमें वो उनको रख दिया उसको हाँ, जाता है। और हाँ, जहाँ हाँ, जहाँ जगह होती है घर में, वहाँ जहाँ थोड़ी धूप आने के इम्कानात रहते हैं, वहाँ रख देते हैं।
बाकी तो सब चीज़ें इस वक़्त बिल्कुल, अभी आज भी मैं सुबह देख रही थी, बिल्कुल बर्फ़ तो पिघल गई, यहाँ बर्फ़ नहीं है, कुछ लेकिन नहीं, हाँ, बहुत यहाँ भी सर्दी पड़ रही है। सुबह बहुत फ्रॉस्ट रहता है और सब चीज़ें एकदम यखबस्ता हैं, तो ये जस्ट हम लोगों को बाहर का इंतज़ार है, जल्दी आ जाए। मौसम अब बदले। उज़्मा इरफान साहिबा सोशल एक्टिविस्ट हैं और बड़ी काम करती हैं, टोरंटो से हमारी दोस्त हैं, वो आदाब कह रही हैं, ब्रैम्पटन असल में। हम टोरंटो के आसपास वाले सबों को भी टोरंटो कहते हैं, क्योंकि उसके अगर कहें ओशवा से और पिकरिंग से तो लोगों को समझ भी नहीं आता, तो इसलिए कह देते हैं कि साहब टोरंटो से, यानी उसके मज़ाफ़ात से जितने हैं सब आपको सलाम कह रहे हैं जितने मज़ाफ़ाती सबको मेरा सलाम। समझे। और ब्रैम्पटन से देख रही थी कशफुद्दुजा, हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, वो आदाब कह रहे हैं। सफदर साहब बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि हम सब इस बात पर फख्र करते हैं कि हमने फारूकी साहब को देखा है, न जी, सिर्फ देखा है साहब, हम लोग मिले हैं, वी आर रियली प्राउड ऑफ इट, समझे साहब। और फारूक इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि आपको फूल ज्यादा पसंद हैं शायद। मियाँ पूरा बाग लगा रखा है, आप फूल की बात कर रहे हैं, हम तो फल की बात भी कर रहे हैं, फल फूल सब है जी। हाँ। तो नाजिया कौकब साहिबा देख रही हैं, वो एक बहुत अच्छा नाम छूट गया, हमारी एक दोस्त बहुत दूर से देख रही, फरीदा अहमद, ये डेनमार्क से देख रही हैं। मैं हमेशा उस शहर का नाम भूल जाता हूँ, तो फरीदा साहिबा नेक्स्ट टाइम आप उस शहर का नाम भी लिखेंगी, तो आपको बहुत सलाम कह रही हैं। और अच्छा ये सब बातें तो हैं। और एक बात बड़ी अजीब सी हमने पढ़ी थी, इट इज़ वेरी इमोशनल, और मगर इसका जिक्र भी होना चाहिए कि फारूकी साहब ने कुरानी आयत एक अपने हाथ से लिख कर या टाइप करके शायद भाई को दी थी कि ये मेरे कतबे के लिए इस्तेमाल करना। तो क्या उन्हें आखिरी या पहले बात तो ये, क्या वो जहनी तौर पे आखिरी सफर के लिए तैयार थे, और क्या उन्हें आगाही हो गई थी, कैसा लग रहा था? पिछले 3-4 बरसों से उन्हें ये लग रहा था कि मैं बहुत कमज़ोर होता जा रहा हूँ और मेरी जिस्मानी क़ुव्वत कम हो गई है। हालाँकि ज़हनी क़ुव्वत उनकी वैसी ही थी, बहुत ही शार्प ब्रेन है उनका, और हम्म, वो काम करते थे बाकायदा रोज़ाना, लेकिन कम हो गया था। जैसे आम तौर पर वो 6-7 घंटा रोज़ कंप्यूटर पे काम करते थे, लेकिन जब इधर 3-4 साल से वो 2 घंटे या 3 घंटे बमुश्किल काम कर पाते थे। तो उनके कंधे में बहुत तकलीफ़ थी, और इस तरह से कुछ और भी उनको प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि दिल के मरीज़ तो वो थे ही हमेशा से। उनका बायपास हो चुका था और स्टेंट्स लगे हुए थे। पुलिस पकड़ रही थी, जी हाँ। जी, बहरहाल उन्होंने अपनी सब चीज़ों को बहुत सुलझा करके रखा हुआ था, और करीब 2-3 बरस पहले उन्होंने वो आयत लिख कर के दे दी थी। मेरे कज़िन ब्रदर इन लॉ हैं, वो उनकी सेक्रेटरी की तरह काम करते हैं। उनको दे दी थी कि ये रख लो दराज़ में, और मेरे गुज़रने के बाद जब मेरा कत्बा, तो उसमें तो ये लिखा। हम लोगों के दोस्त हैं अहरार हिंदी साहब, बहुत ही अच्छे ख़त्तात हैं वो, तो हम्म, उन्होंने लिखा है। देखिए अभी हम्म। अभी वो पूरी वो खबर पूरी वो नहीं हुई है, लेकिन हाँ। अच्छा साहब, साइमा खान साहिबा लाहौर से देख रही हैं, और हुँ, आपको बताऊं बहुत ही हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं ये साइमा खान जो हैं, ये शाहिद अहमद देहलवी साकी वाले, उनकी साहबजादी, और लाहौर अच्छा, से देख रही हैं, आपको आदाब कह रही हैं। या और वंडरफुल, थैंक यू फॉर वाचिंग। हम्म, और सफदर भाई कह रहे हैं कि अभी 12 फारूकी साहिबा का एक आर्टिकल आया है जिसमें आखिरी दिनों की तफसील थी, और कतबा भी का भी जिक्र तज़किरा था जी। अच्छा, अरशद अब्दुल हमीद साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जयपुर से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। हम लोग अब आपकी किताब की तरफ आएंगे, मगर इससे पहले एक अच्छा फरीदा कह रही, फरीदा साहिबा हमारी भाभी भी हैं, बड़ी अच्छी दोस्त हैं, साईं सुच्चा हमारे दोस्त हैं, उनकी बेगम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया फरीदा, आपने बताया कि साहब ये स्वीडन से देख रही हैं, स्वीडन से आपको आदाब कह रही, मैं भूल जाता हूँ हर दफे स्वीडन। डेनमार्क फरीदा आपने मुश्ताक कह है दिया, जी, वो स्वीडन से देख रही हैं, आपने जी डेनमार्क कह दिया। डेनमार्क कह दिया था, हाँ वो स्वीडन से देख रही हैं। और फरीदा साहिबा के साथ साथ भी दूसरे लोगों को भी मैं ये बताता चलूं कि यार मैं चश्मा लगाता हूं
और नंबर भी ज़्यादा है, तो पढ़ने में गड़बड़ होती है। और माफ़ कर दिया कीजिए, मगर दिल का अच्छा आदमी है जावेद दानिश, इसलिए स्वीडन का है, ये डेनमार्क में आपका सलाम हमने पहुँचा दिया। और साइमा खान कह रही हैं कि रियल प्लेजर वॉचिंग यू। और हमारे एक और दोस्त हैं जिन्होंने हिंदी में कुछ आपको हिंदी में सलाम किया है, और ज़बान मन तुर्की मन हिंदी नमी दानम, तो मैं नहीं जानता कि वो क्या कह रहे हैं, तो सलाम ही कह रहे होंगे। तो ये सब एक आखिरी सवाल तो नहीं है, ये चलते चलते ये ज़रा सा बताऊं कि एक सानेहा हुआ पिछले दिनों, और लाहौर से अभी साइमा आई हैं तो लाहौर की याद आ गई कि 18 फरवरी लाहौर में एक लिटरेरी फेस्टिवल हुआ था, मेरे ख्याल में ऑनलाइन। और फारूकी साहब के दोस्त ने बड़ा एक स्ट्रेंज स्टेटमेंट दिया था, कोर्ट के फारूकी ने मीर को गालिब पर फौकियत दी है। और फारूकी ने एक इंतहा पसंद, एक इंतहा से दूसरी इंतहा का सफर किया है, वो शिद्दत पसंद थे, अनकोट। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी, मैंने वो प्रोग्राम भी देखा था जिस वक़्त वो नश्र हो रहा था। जी। और मुझे भी बड़ी सख्त हैरत हुई कि ये प्रोग्राम तो खिराज अक़ीदत है, के उसका है, के लिए। मिज़ाज का है। और वो लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल को शुरू की, जिसको कहते हैं कि इनॉग्रेशन के वक़्त का वो पहला वो सेशन भी था। तो मुझे थोड़ा अजीब-सा लगा कि शमीम हनफी चचा, उनको हम चचा कहते हैं, वो ग़ालिबन मेरे वालिद से 2-3 बरस ही छोटे हैं। उन्होंने कुछ अजीब-सी बातें शुरू कर दी कि मेरी मुलाकात उनसे सबसे पहले हुई जब वो जमात इस्लामी के एक पर्चे में उनका कोई मज़मून छपा था, और फिर उसके बाद वो उनको शिद्दत पसंद बताने लगे। और तो मुझे कुछ लगा ये बातें उनकी ज़िंदगी में, हयात में वो कह देते तो ज़्यादा फिर उसका जवाब उन्हें मिलता। और शिद्दत पसंद से उनकी क्या मुराद थी? एक 50 बरस की एकेडमिक एक लाइफ में, एक अदबी ज़िंदगी में पोज़ीशंस बदलती भी रहती हैं लोगों की, और वो शुरू से ही जदीदियत और क्लासिकी अदब 2 कोई अलग-अलग चीज़ें थोड़ी हैं। अदब तो अदब है। और जब शबख़ून की शुरुआत हुई, शबख़ून की अर्ली डेज़ में जदीदियत का रुझान जब सामने आया, तो उसी वक़्त उसके साथ-साथ ही वो तफ़हीम ग़ालिब भी लिख रहे थे। ग़ालिब पर भी उनका ग़ालिब के ऊपर उनकी सैकड़ों तहरीरें हैं। मीर पर जो उनका काम है, उसमें उन्होंने सिर्फ़ ये दिखाने की कोशिश की है कि मीर का अंदाज़ सहल समझा जाता है, और मुश्किल पसंदी का तमगा उनके माथे पर नहीं बंधा हुआ है मीर के। तो इस तरह से लोग उनको एक हल्का शायर समझते हैं, या उनको एक सिर्फ़ रोने-धोने वाला शायर। तो उन्होंने जो मीर के ऊपर काम किया है, शेर शोर अंगेज़, उसपे उन्होंने यही दिखाया है कि मीर का जो कैलिबर है, मीर का जो रेंज है, जित जित जो जो वुसअत है मीर के यहाँ, उतनी वुसअत ग़ालिब के यहाँ नहीं है। ग़ालिब बहुत ही एक नैरो उसमें ऑपरेट करते हैं, क्योंकि उनका एक एक ज़माना ही बदल गया था। ख़ास तौर पर जो जिस ज़माने में मीर, हालाँकि दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन मीर और ग़ालिब बिल्कुल अलग किस्म की शायर हैं। ग़ालिब ने मीर के बजाय बेदिल के तर्ज़ में कहना शुरू किया। बहरहाल ये तो मैं दूर चली गई उस सवाल से आपके। मगर ये अच्छा नहीं लगा कि एक सेशन जो कि खिराज अक़ीदत के तौर पर मुनक़िद हुआ था, उसमें वो इस किस्म की बातें कही गई, और इस पर लोगों ने जी, एतराज़ भी किया है लोगों ने। लखनऊ से मोहसिन खान हमारे दोस्त कह रहे हैं कि लखनऊ के क़याम के दौरान नैयर मसूद साहब और इरफान सिद्दीकी साहब से फारूकी साहब की बड़ी क़ुर्बत रही है। इस हवाले से भी सवाल करें। तो ये साहब अच्छा सवाल है मोहसिन भाई का। तो नैयर मसूद से तो बड़ी क़ुर्बत थी फारूकी साहब की, तो उसके बारे में कुछ बताएं।
जी, नैयर मसूद साहब से बहुत ही ज़्यादा क़ुर्बत थी और वो नैयर चचा ने वो 1 साल सिर्फ़ छोटे थे हमारे वालिद से। 1936 की उनकी पैदाइश है। तो इलाहाबाद में नैयर चचा की बड़ी बहन मसीह-उज़-ज़मा साहब से ब्याही थी और इसी वजह से नैयर चचा जो थे वो अक्सर इलाहाबाद आते थे और वहीं से उन लोगों की दोस्ती शुरू हुई थी शबख़ून के बिगिनिंग में। 1960s में। और फिर जब मेरे वालिद की पोस्टिंग तबादला उनका लखनऊ हो गया, तो वो अदबिस्तान जो कि नैयर चचा का जहाँ पे नई सैयद मसूद हसन रिज़वी साहब भी तब ज़िंदा थे। तो हम लोग छोटे-छोटे थे, हम लोग भी वहाँ जाते थे और नैयर चचा जो से महफ़िलें जमती थीं वहीं पर इरफ़ान सिद्दीकी साहब से थोड़ी बाद में आना-जाना शुरू हुआ और एक डॉक्टर केसरी किशोर करके थे, बहुत मोटे से थे वो, विकी चलाते थे। तो वो भी शायर थे। ये लोग सब रामलाल अफ़साना निगार और इस तरह के बहुत सारे लोगों का एक जमघटा बनता बनता था, रोज़ शाम को वहाँ सब इकट्ठा होते थे। और नैयर चचा से तो इतनी क़ुर्बत थी कि उनकी जिसको कहते हैं अदबिस्तान हम लोग पहुँच जाते थे फ्रीक्वेंटली क्योंकि उनका वो एक जॉइंट फैमिली जैसा वहाँ पर घर था। तो बहुत से लोग होते थे वहाँ पर और ज़्यादा मज़ा आता था ऊपर-नीचे दौड़ लगाने में। अम, हाँ, वो इस हवेली तरह हमने से देखी भी है। जी हाँ, मैं गया हुआ हूँ वहाँ। जी। नईर मसूद साहब के यहाँ, जी हाँ। हुँ। नैयर चचा के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को आम तौर पे नहीं मालूम कि वो बहुत ही उम्दा वो ग़ज़लें गाते भी थे तरन्नुम से हुँ। और उनको खाना पकाने का बहुत शौक था। मसलन वो अचार भी बनाते थे, इतना ज़्यादा उनकी कुकिंग इतनी एक्सपर्ट थे। इसके अलावा वो बहुत ही खूबसूरत कैलीग्राफ़ी भी करते थे। हुँ। तो बहुत सारे 1-2 कवर्स मेरे वालिद की किताबों के उन्होंने ही डिज़ाइन किए हैं। जी। नैयर मसूद ने डिज़ाइन किए हैं और मेरे वालिद का जो शेरी मजमूआ है गंज-ए-सोख्ता उसका इंतख़ाब भी नैयर मसूद ने किया है। तो दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। हुँ, हुँ। और लखनऊ से ही साहब लखनऊ की बात हो रही है, उमैर मंज़र भाई देख रहे हैं लखनऊ से और आइए कुछ बातें गालिब पर भी हो जाए। तो एक बार फिर आपको मुबारकबाद कि साहब ज़बरदस्त काम हुआ है। तो ये जो मुस्तरद कलाम, ये रिजेक्टेड जिसे लोग कहते हैं या मतरूक अशार पर काम करने का ख़्याल आप कैसे आया और क्यों कराया? हुँ। ये मुझे इस तरह से आया कि फ्रैन प्रिचेट रिटायर हो रही थीं और उनके उसमें एक जलसा था, तो मुझसे एक पेपर पढ़ने को कहा गया। तो फ्रैन प्रिचेट जो हैं वो उनकी गालिब पर बहुत बड़ी वेबसाइट है, अ हुँ। डेज़र्ट फुल ऑफ रोज़ेज़। हुँ। कमेंट्री है अंग्रेज़ी में गालिब पर, तो मैंने बहुत सोचा कि मैं कुछ ऐसा लिखूँ जो आम तौर पे लोगों ने नहीं लिखा है, क्योंकि गालिब पे तो बहुत काम हो चुका है। तो मुझे या बचपन में मेरे वालिद ने एक ग़ज़ल याद कराई थी गदाए ताक़त तक़रीर है, ज़बाँ तुझसे। तो गदाए हाँ, ख़ामोशी को है पैराए बयाँ तुझसे। तो उन्होंने उस वक़्त मुझे ये बात बताई थी कि ये गालिब के मुस्तरद कलाम से है और मेरी उम्र शायद 10 बरस रही होगी, लेकिन मुझे ये बातें याद थीं, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं मुस्तरद पे कुछ लिखूँ। तो मैंने जब पलटना शुरू किया तो पता चला कि गालिब ने आधे से ज़्यादा अपना कलाम मुस्तरद कर दिया था। हुँ। तो मुझे ये बड़ी हैरत हुई कि कोई मतलब 1-2 अशार भी जब आदमी अपनी ग़ज़ल से या अपने से काटता है तो उसको बहुत अफ़सोस होता है कि अरे! ये कैसे बल्कि हाल ही ने कहा भी कि गालिब को कितनी तकलीफ़ हुई होगी, ये जिगर के टुकड़े अपने उन्होंने जुदा कर दिए। हुँ। तो मुझे भी लगा कि ये क्या वजह हो सकती है, तो उसको जब मैं इसको तलाश कर मैं रिसर्च करने लगी तो वो काम इतना तवील होता चला गया कि मैं 1 के बजाय 2 किताबें गालिब पर मेरी बन गईं। जो पहली किताब जो है उसमें बस मैंने ये सवाल के जवाबात ढूँढे हैं कि गालिब ने कैसे जब फ्रॉम वन मैन्युस्क्रिप्ट टू द अदर जब वो 1816 के बाद जब 1821 का उनका जो दीवान है जिसको नुस्ख़ा हमीदिया कहते हैं हम, तो वो जब आया मंज़र मतलब वो जब तैयार हुआ तो गालिब ने उस तभी काफ़ी 25-26 ग़ज़लें अपनी निकाल दी थी। उसके बाद जो फ्रीक्वेंटली तो इस तरह से मैंने उसको जब देखा
तो मुझे ये सवाल की बहुत उलझन होने लगी कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्योंकि ख़ास तौर पे जब 1841 में उन्होंने अपना पहला दीवान, जिसको कि वो इंतख़ाब था दरअसल, तो वो जब छपा तो वो तो आधे से भी कम था। कम ग़ज़लें थीं उसमें ग़ालिब की। तो इन सब सवालों के जवाब ख़ासे पेचीदा हैं। उसको मैंने तलाश किया, तो किताब जो थी वो तवील होती चली गई। इसमें फिर मुझे ये भी उलझन होने लगी कि ग़ालिब ने अपने फ़ारसी कलाम के साथ ऐसा क्यों नहीं किया? उर्दू ही के साथ क्यों किया? क्योंकि अगर आप उनका फ़ारसी कलाम उठा कर के देखिए तो वो उर्दू से 5 गुना ज़्यादा है। और जिस ज़माने में यानी 1841 में उन्होंने अपना उर्दू का दीवान जो छापा, उसके बाद 1845 में उन्होंने अपना फ़ारसी का वो दीवान छापा, तो उसमें 6000 अशआर थे और उर्दू में 1084 थे खाली। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 20 साल तक तो वो सिर्फ़ उर्दू में ही शायरी कर रहे थे। तो ये बहुत मुझे तंग करने लगे ये सवाल, और मुझे इनके जवाब चाहिए थे। तो इस मैंने फिर किताब में इन सब चीज़ों पर ज़्यादा गौर किया है कि ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने ग़ालिब ने अपने फ़ारसी कलाम के साथ वो एडिटिंग क्यों नहीं की? तो तो आपको ये गालिब ने ये तो बताइए कि फिर गालिब ने क्यों मुस्तरद किया वो अपना कलाम? जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ग़ालिब के जो शेरी जो जो ट्रेजेक्टरी है उनकी, वो उसके 2 फ़ेजेज़ हैं। पहले वो उर्दू में शायरी करना शुरू करते हैं, फिर वो 20 साल तक सिर्फ़ फ़ारसी में ही शायरी करते हैं। यानी 1828 के बाद से लेके 1848 तक, बल्कि 1850 तक वो सिर्फ़ फ़ारसी में ही शायरी करते हैं, उर्दू में नहीं करते हैं। फिर उसके बाद उनकी बहादुर शाह ज़फ़र ने उन्हें अपने दरबार के साथ मुंसलिक कर लिया था। तो उसके बाद जब वो दरबार बाकायदा जाने लगे, बल्कि उन्हें हिस्ट्री लिखने के लिए कहा गया था मुग़लों की। तो उनको कोई ख़ास शौक दिलचस्पी तो थी नहीं हिस्ट्री लिखने की, उनको सिर्फ़ वज़ीफ़े से दिलचस्पी थी। एनीवे वो ज़ौक़ के गुज़रने के बाद फिर वो फाइनली उस्ताद मुक़र्रर हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग़ालिब की जो फ़ारसी में जिन मज़ामीन पर उन्होंने लिख दिया, उसको फिर उन्होंने अपने उर्दू में से निकालने की कोशिश की। क्योंकि बहुत रिपिटिटिव हो रहा था उनका, और जो उन्होंने अक्सर उन्होंने ये देखा, ये मेरी समझ में आता है कि अगर एक मज़मून उन्होंने कहीं बेहतर लिख दिया, तो उन्होंने कमज़ोर वाला शेर निकाल दिया। इसके अलावा उन लोगों को शिकायत थी कि भई आप बहुत मुश्किल कहते हैं, आप कुछ आसान कहिए। तो इस क्रिटिसिज़्म को भी उन्होंने मद्देनज़र रखा, और ये बात कि उन्होंने जब पब्लिश किया, यानी पहले तो मखतूते तैयार होते थे, तो अगर एक मखतूता है उसकी कितनी कॉपीज़ बन सकती हैं? 20-25, बहुत हुआ तो 50, हालाँकि शायद ही 50 कभी होती हों। लेकिन जब वो प्रिंट में आएगा, तो 200 से कम से तो शुरू ही नहीं होगा वो। और गालिब वाज़ द फर्स्ट उर्दू पोएट टू पब्लिश हिज़ पोएट्री। सो दैट इज़ अ बड़ी बात है। ह्यूज लैंडमार्क, और इसको किसी ने भी इसको नहीं स्टडी किया है। तो मैंने पहली बार इस पे रिसर्च की, और मेरी समझ में आने लगा कि जो एक एलिटिस्ट कल्चर था, कल्चर के लिए जो मखतूते तैयार होते थे, यानी किसी नवाब ऑफ रामपुर के लिए या किसी की फरमाइश किसी ने की, तो उनके लिए जो इंतखाब होता था वो मुख्तलिफ था, और जो एक आम रीडर्स के लिए है, तो मुश्किल पसंदी को अवॉइड भी करना था गालिब को, इसलिए भी उन्होंने कुछ इस पे ज़्यादा ज़ोर दिया। और क्योंकि फ़ारसी का जो कलाम है, उसको उन्होंने सोचा कि ये तो हिंदुस्तान की सरहद के बाहर भी पढ़ा जाएगा, ये ईरान में और जगह जहाँ, क्योंकि फ़ारसी जो है वो एक कॉस्मोपॉलिटन ज़बान है, और उर्दू जो है उन्होंने कहा कि अभी भी एक रीजनल ज़बान है। उर्दू जो है वो अभी एक यंग ज़बान है, उसका जो अदबी उसका जो सिलसिला है, वो अभी जवान है, अभी नया है, और फ़ारसी का जो अदबी सिलसिला है वो बहुत ही गहरा और तवील है। इसलिए वो चाहते थे कि वो फ़ारसी अदबी सिलसिले से जुड़ जाएँ, ताकि उन्हें जो शोहरत मिले वो हिंदुस्तान से बाहर भी मिले, मतलब महदूद बिल्कुल। ना हो।
अब ये एक ट्रेजेडी है कि चूँकि गालिब ने बहुत हर जगह-जगह कहा है कि मेरी फ़ारसी जो है वो बिल्कुल नेटिव स्पीकर की तरह है, और उन्होंने एक उस्ताद भी इजाद कर दिया हुरमुज़ नाम का, कि उन्होंने मुझे फ़ारसी पढ़ाई, जबकि कुछ ज़्यादा स एक ये इस बात को साबित करना बहुत मुश्किल है कि वाक़ई हुरमुज़ थे कोई शख़्स जो आए थे, अब्दुस समद, उन्होंने वो कन्वर्ट हो गए थे, उनका नाम अब्दुस समद हो गया। वो वाक़ई आगरा में आए थे और उन्होंने गालिब को 2 बरस पढ़ाया, हो सकता है, मुमकिन है, मैं इस बात को रिजेक्ट नहीं करती हूँ। तो गालिब को फ़ारसी ज़बान से भी बेपनाह इश्क था, और उनकी उर्दू भी फ़ारसी ज़्यादा थी। अम, तो मुझे लगता है कि गालिब फ़ारसी में कोशिश कर की थी उनकी कि क्लासिकल तरफ ज़्यादा जाएँ, और उर्दू में उनकी थी तर्ज़-ए-नौ की तरफ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शायरी उन्होंने उर्दू में की, और उनकी ज़हनियत जो थी वो बिल्कुल इंडियन थी। तो ये 3 चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो फ़ारसी का जो उनका कलाम है उसमें उनकी इंडियन ज़हनियत जो है वो उसका भी दख़ल है। इसलिए फ़ारसी दाँ जो जो लोग हैं, मतलब जो इरानियंस हैं, जो जिनकी मदर टंग है फ़ारसी, वो इस कल्चरल स्टम्बलिंग ब्लॉक पे अटक जाते हैं, क्योंकि गालिब ने बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब किया हुआ था इंडियन मिथोलॉजी और फ़िलॉसफ़ी, जो कि बहुत सटल वेज़ में उनके कलाम में समझ में हमें आती है। जो मैं ये कलाम मुस्तरद हुआ और जो कलाम शामिल है इसमें, इस पे कोई ख़ास काम, यानी जो मुस्तरद कलाम है वो उर्दू में फिर बाद में आया या नहीं आया? जी, वो बाद में आया जब वो कुछ लोग उसके बारे में भूल गए थे, लेकिन 1918 में भोपाल में ये नुस्ख़ा हमीदिया फिर से दोबारा तलाश इत्तेफ़ाक से मिल गया लाइब्रेरी में, हमीदिया लाइब्रेरी में, और वो हमेशा ही से वहाँ रहा होगा वो नुस्ख़ा। वो फ़ौजदार मोहम्मद ख़ान के पास था, जो नवाब ऑफ भोपाल की के मामू थे। तो वो था, हमेशा से था, और हाल ही ने अपनी यादगार गालिब में ज़िक्र भी किया है, लेकिन पब्लिक मेमोरी इतनी शॉर्ट होती है कि 50 बरस के अंदर लोग भूल गए थे। और गालिब ने जो दीबाचा लिखा था अपने उर्दू दीवान में, वो फ़ारसी में था, तो फ़ारसी की लर्निंग जब डिक्लाइन हो गई तो वो दीबाचा भी अलग हो गया, लोग भूल गए कि ये एक इंतख़ाब है, और ज़्यादा गालिब ने इससे कहीं ज़्यादा अशार कहे हैं। तो बहरहाल जब वो मंज़र आम पे आया तो उसमें बहुत बहस होने लगी कि इसको छपना चाहिए या नहीं, क्योंकि जिस चीज़ को गालिब ने खुद नहीं शामिल किया, उसे हम क्यों अब शामिल करें। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा हुआ कि मुफ्ती अनवार उल हक ने उसको छापा, स्टेट ऑफ भोपाल के उससे ताउन से, और उसको नुस्ख़ा जदीद कहा, और उसके बाद वो कई दफ़ा जो एडिशन, स्कॉलरली एडिशंस हैं गालिब के, उसमें वो मुस्तरद शामिल हैं, लेकिन कोई उनको नहीं पढ़ता, ना किसी की तवज्जो उनकी तरफ है, क्योंकि जो मेन दीवान गालिब है उसकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा हो गई कि वो अब बहुत मुश्किल है वो मुस्तरद को उसमें लाना। हालाँकि उसमें से कुछ अशआर एस्केप कर गए हैं और वो पब्लिक डोमेन में आ गए हैं। मसलन ये बहुत मशहूर जो है उम, वो क्या है, हमने नक्शे इम्का को, है कहाँ तमन्ना का, दूसरा है कदम। कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब, हमने नक्शे इम्का को, नहीं, हमने दश्त इम्का को एक नक्शे पा पाया। ये मुस्तरद है। इस तरह से और भी हैं उनके बहुत सारे, कुछ जो मशहूर हो भी गए हैं, लेकिन लोगों को यही नहीं मालूम कि वो मुस्तरद हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं मैंने अपनी किताब में इस पे बहस की है। मगर ये जो मुस्तरद कलाम है इसमें कोई गज़ल ऐसी थी जो आपको बहुत पसंद आई? यानी कोई, वो कौन-सी? अरे! अब ये तो इसमें से मुझे बहुत सी गज़लें हैं, 40-50 के करीब, जिनका मैंने इंतख़ाब किया है, और उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। तो वो जो दूसरी किताब है मेरी गालिब पर, उसमें यही है, ज़्यादातर मुस्तरद कलाम पर ही बहस है और उस पे कमेंट्री है। मगर अ, ये काम आपका इंग्लिश में है जी। और ठीक है, बड़े ज़्यादा इसकी रीच, फार रीचिंग वो है। मगर ये क्या उर्दू में भी आप लाएँगी, या उर्दू में क्यों नहीं है ये?
देखिए इसको अंग्रेजी में होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब एक एंटिटी है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड लिटरेचर। लिटरेचर तो वर्ल्ड लिटरेचर में उर्दू का शुमार नहीं होता है, इसलिए कि उर्दू के जो बड़े-बड़े शायर हैं वो अंग्रेजी में अवेलेबल नहीं है, और अंग्रेजी एक वर्ल्ड लैंग्वेज है, तो उसमें आने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के काम हों, उर्दू उर्दू के बारे में, उर्दू की शायरी, उर्दू का कल्चर, क्योंकि शायरी पे ज़्यादा उर्दू शायरी ज़्यादा गहरी भी है। तो ज़रूरी है कि वो अंग्रेज़ी में आए और उस पे बहस हो और वो उसकी पज़ीराई हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है गालिब को अंग्रेज़ी में लाना। मतलब नॉट दैट आई एम द फर्स्ट पर्सन, लेकिन एक क्रिटिकल अप्रिसिएशन। निगाह और एक किताब अच्छी खासी ज़ख़ीम है, 400 प्लस सफ़े की है। तो बहुत सालों के बाद ये किताब गालिब पर मंज़र-ए-आम पे आई। इस प्रोजेक्ट में आपको वक्त कितना लगा? और ये मैंने कम से कम 10 साल 10 लगे। साल की मेहनत कम से कम। जी, जी। और अभी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। या तो इसको उर्दू में भी तर्जुमा का इरादा है आपका, या इसे उर्दू में भी आना चाहिए मेरे ख्याल में? इंग्लिश में तो है, ठीक है। अब हिंदी प्रेस ने तो मुझे अप्रोच किया है कि हम इसको हिंदी एडिशन निकालेंगे। जो मेरे पब्लिशर हैं पेंगुइन रैंडम हाउस, बहुत बड़ी पब्लिशिंग वो है, इदारा है, और उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो देखिए मेरी जो पहली किताब अस्करी पर है, मोहम्मद हसन अस्करी पर, उसका भी उर्दू में तर्जुमा हो रहा है। उसके बारे में भी लोग कहते थे कि इसको उर्दू में आना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में उर्दू पढ़ने वाले तो बहुत सारे लोग उन चीज़ों से बहरहाल मैंने तो नए सवाल उठाए हैं, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो लोगों को है। व्हेयरएज़ एक बहुत ही लार्जर जो वर्ल्ड आउट देयर है, अ, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अंग्रेज़ी में हो। सबिया सुंबुल साहिबा आदाब कह रही हैं, और कह रही हैं आपने बहुत बेहतरीन काम किया है। अच्छा साहब, मुफ्ती अनवारुल हक ने इनका कहीं जिक्र नहीं किया। उमैर मंजर साहब फरमा रहे हैं लखनऊ से। आई डोंट नो कि ये आगे कोई सवाल कहा आया होगा, मगर बीच में मैं देख रहा हूँ कि कुछ डिस्टरबेंस भी हुई थी, तो कुछ सवाल छूट गए। और अहमद जावेद साहब देख रहे हैं पटना से। और अच्छा साहब, ये एक बात ये है कि इंतखाब या गालिब की जो एडिटिंग है, इससे हम क्या सीखते हैं? हमारे शायरों को किस मेयार से अपने कलाम का इंतखाब करना चाहिए? यानी गालिब कुछ बता रहे गालिब, हैं? जी, मुझे लगता है कि गालिब की जो कामयाबी है, या गालिब कैसे, देखिए ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है कि एक शायर जिसको कि आप बगैर कमेंट्री के ठीक से नहीं समझ सकते और बगैर डिक्शनरी के नहीं समझ सकते। कुछ गज़लें हटा निकाल दीजिए जो बात की है उनकी, जैसे इब्न मरियम हुआ करे कोई वगैरह। ज़्यादातर में तो ही इज़ नोन टू बी अ मुश्किल पसंद, ही इज़ नोन टू बी अ डिफिकल्ट पोएट, बट देन ही बिकेम अ हाउसहोल्ड नेम। हाउ डिड दैट हैपन? इसके पीछे गालिब के चॉइसेस हैं कि एक तो उन्होंने प्रिंट को एम्ब्रेस किया बहुत जल्दी। वो वाबस्ता हुए मुंशी नवल किशोर के साथ, मुंशी नवल किशोर उनसे मिलने गए और उन्होंने नवल किशोर प्रेस से गालिब को बहुत शाया किया। गालिब जो उर्दू दीवान है वो मुसलसल मुंशी नवल किशोर ने, और उनका फ़ारसी, उनकी और भी किताबें। तो गालिब ने जब अपना उर्दू दीवान एक आधा कर दिया, यानी एक बहुत ही स्लेंडर दीवान उन्होंने सामने रखा लोगों के, तो उसमें एक आसानी तो ये हो गई कि एक दुबली-पतली सी किताब है, लाओ जल्दी भी उसको पढ़ लो, और उसके दाम भी कम थे। इसके बनिस्बत मीर ने खुद तो अपना नहीं, तब तो खैर अर्ली भी डेज़ थे पब्लिशिंग के, लेकिन मीर को अ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये फोर्ट विलियम कॉलेज था कलकत्ता, आप तो कलकत्ता से खुद हैं, तो फोर्ट विलियम कॉलेज से मीर की कुल्लियात 1811 में छपी थी, कुल्लियात मीर करके, जो कि बहुत ज़ख़ीम एक वॉल्यूम है। और मीर हम जानते हैं कि उनके मल्टीपल दीवान्स हैं।
तो वो जो एक ज़खामत वर्सेस एक छोटी सी किताब, आई थिंक उससे ये साबित होता है कि अगर आप एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड वे में एडिटिंग करें, और ये एडिटिंग का कमाल जो है वो हम अंग्रेजी में भी देखते हैं। मसलन टीएस एलियट के बारे में ये मशहूर है कि अगर एजरा पाउंड उनकी एडिटिंग ना करते तो वो इतने मशहूर ना होते। इस तरह से बहुत सारे राइटर्स हैं जो सिर्फ मास्टरफुल एडिटिंग के जरिए से इतने ज्यादा इफेक्टिव हो गए। और मुझे भी लगता है जैसे मेरी खुद की ये जो किताब है इसकी एडिटिंग फ्रैन प्रिचेट ने मुझे मदद की इसकी एडिटिंग में, और फिर बाद में पेंगुइन ने मुझे एडिटर दिया। तो जिसके तो बहुत बहुत ही बार मैंने एक एक चैप्टर को 5-5 6-6 दफा पढ़ा और उसकी नोक पलक दुरुस्त की। सो आई थिंक एडिटिंग, जस्ट लाइक लुकिंग कंसल्टिंग डिक्शनरीज, सिमिलरली एडिटिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ गुड राइटर। जितना आप लिखेंगे, मेरे वालिद कहते थे कि पहले मुझे लिखने में मुझे लगता था कि अरे कोई चीज कैसे शुरू कैसे करें, तो वो हमेशा कहते थे बेटा लिखने से ही लिखना आता है, जितना तुम लिखोगी उतना ही आसान होता जाएगा। और जो शख्स काम करता है उसके पास चीजें खुद आने लगती हैं, उसके रास्ते खुद हमवार होने लगते हैं, उसका रास्ता हमवार हो जाता है, काम आसान हो जाता है। इसलिए लिखने से नहीं घबराना चाहिए, लिखने से ही प्रैक्टिस बनती है, और किसी भी प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आई थिंक गालिब ने जा बजा, अगर आप गालिब के, तो मैंने तो खैर इतना ज्यादा गालिब को बारीकी से पढ़ा है और उनके मखतूते, तो उसमें जगह जगह हाशिए में गालिब ने अपने हाथ से करेक्शंस किए हैं। बहुत बार उन्होंने शेर को दुरुस्त किया है, लफ्ज काटे हैं, दूसरा रिप्लेस किया है, ऐसे किया वैसे किया। तो वो प्रोसेस जो है मेरे ख्याल से सभी शायर करते होंगे, लेकिन कभी कभी हम लोगों को लगता है अरे वाह हमने शेर कह दिया, ये बहुत अच्छा है, इसको अब क्या बदलना है। बट दैट शुडंट बी द माइंडसेट। तो गालिब की बात हो रही है, तो उर्दू के क्लासिकल शोरा हमारे सामने, आपके सामने बहुत सारे थे, तो आपने दूसरा कोई क्यों नहीं चुना? वाई गालिब? Because Ghalib is so challenging, I think. Even Sauda I would have considered. Sauda को भी पे भी मैं काम करना चाहती हूँ। मतलब हमारे जो क्लासिकल हैं शोरा, उसमें से मुझे लगा कि आखिर गालिब के ऊपर इतनी कमेंट्रीज क्यों हैं, किसी और के ऊपर कोई कमेंट्री नहीं है। अभी तो मतलब मेरे वालिद ने ऑफ कोर्स शेर शोर अंगेज मीर पर कमेंट्री की, लेकिन गालिब पर ही क्यों इतनी कमेंट्रीज हुई? ये भी एक देखिए, बहुत सी बातें जो हैं वो बिल्कुल सामने की होती हैं लेकिन कोई पूछता नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसकी एक वजह तो ये थी कि गालिब इतने सैवी थे कि उन्होंने, जिस जमाने में टेक्स्ट बुक्स भी कंपाइल हो रही थी, अंग्रेजों ने जब उर्दू को करिकुलम में शामिल किया, मॉडर्न लैंग्वेजेस को उन्होंने जब प्रमोट करना शुरू किया, जिसके बाद में बहुत से बुरे असरात भी सामने आए। लेकिन उस वक्त जब गालिब का कलाम उसमें शामिल हुआ तो वो इतना मुश्किल था कि वो बगैर कमेंट्री के समझ में नहीं आता था। तो मुझे ये लगा कि जिस पर इतना ज्यादा काम हो चुका है, उस पर मैं देखूं कि क्या चीजें रह गई हैं। मुझे ये बहुत चैलेंजिंग लगा कि मैं कोई नई बात निकालूं, और आपकी दुआओं से ऐसा मुमकिन भी हो गया कि मुझे बहुत सारे गैप्स नजर आए गालिब की हिस्टोरियोग्राफी में, और जिस तरह से लोगों ने गालिब को पढ़ा है। सो आई वाज एबल टू think about it in different ways. Particularly, I was able to think about Ghalib as a Persian and Urdu poet. And I was also able to ask this question about how the creative mind works in one language, you know, how it swings from one language to the other language, because all languages are culturally bound. So the Iranian culture might be very close to Indian culture might be close to Iranian culture, but it's not the same. It is not. So, so these were some of the things that I began to think, and it was a process of discovery for me. And you know, I showed him some of my early
writing on this book, and he said, wow, these are things that I haven't, मैं कभी इस तरफ मेरा ख्याल नहीं गया. वाह एंड उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की. बहुत बार वो मुझसे डिसएग्री भी करते थे. जैसे मैंने एक चैप्टर लिखा है दसातीरी मूवमेंट पर, जिसमें कि मैंने ये बहस की है कि गालिब को प्योर फारसी से बहुत ऑब्सेशन था, और वो अपनी जीनियोलॉजी भी ट्रेस करते थे ऑल द वे बैक, और वो जमशेद तक चले जाते थे और इस तरह की वो बातें करते थे. तो इस तरह से मतलब लैंग्वेज से पर जो हमारा जो क्लेम है, हमारी जो आइडेंटिटी है, वो लैंग्वेज से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है. इन चीज़ों पर मैंने बहस की है गालिब के हवाले से, इंटरेस्टिंग और जी गालिब की फ़ारसी शायरी को लेकर भी मैंने इस पर कि गालिब का जो सेल्फ प्रेजेंटेशन है, व्हाट डिड गालिब थिंक अबाउट हिमसेल्फ? Why did he consider his Farsi to be more important than his Urdu? And then in the end, when he turns, बाद में उन्होंने कहा भी कि भाई अब मुझसे फारसी में खत नहीं लिखा जाता, अब मैं उर्दू में लिखूंगा. तो वो अगेन वो ये सवाल ना कि जो उनकी मदर टंग थी, वो लास्ट में फिर वही हावी होती है उनके ऊपर. उनसे वो फारसी में नहीं लिखा जाता बुढ़ापे में. और फिर उर्दू को उन्होंने एक बहुत ही नई मतलब गालिब के जो कंट्रीब्यूशन है एज अ प्रोज स्टाइलिस्ट, इस पे भी बहुत ही कम काम हुआ है. गालिब ने जो एक नस्र, एक बहुत ही कैजुअल नस्र गालिब ने लिखी अपने खुतूत में, जो कि बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम द फॉर्मल पर्शियन नस्र. ये सारी चीजें हैं जिन पे अभी और काम हो सकता है. बहुत फारसी हौसला. का जो है कोई इंतखाब फारसी का, उस पर भी आप काम कर रही हैं या करना चाहती हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो अब देखिए, अब एक स्पेशल फील्ड पहले तो नहीं थी, लेकिन अब इंडो पर्शियन करके एक स्पेशल फील्ड है जिसपे स्कॉलर्स नए हैं जो काम कर रहे हैं. जैसे बेदिल के ऊपर काम हो रहा है एज एन इंडो पर्शियन पोएट. तो मुझे लगता है कि गालिब पर भी कोई इसी तरह का कोई करेगा काम. मुझे तो अब लगता है कि मैं ये दूसरी किताब खत्म करके मैं शायद सौदा की तरफ रुख करूं, तो आई कैन गालिब का मेरा साथ अब बस 10-12 साल हो गए. काफी दिनों से मैं गालिब. सब स्वीडन से सवाल आया है, मुश्ताक अहमद साहब पूछ रहे हैं कि उर्दू और फारसी का फ़र्क अपनी जगह, मगर क्या इनमें ख्याल भी मुख्तलिफ होता है? जी, इंटरेस्टिंग. बिल्कुल. बिल्कुल होता है. इनमें ख्याल भी बिल्कुल मुख्तलिफ होता है. जिसकी वजह यही है कि जो इंडो पर्शियन पोएट्स हमारे हैं वो पॉपुलर नहीं हो पाए ईरान में. इसकी यही वजह है. थोड़ी सिर्फ बहुत खुसरो को छोड़ करके, हाँ, खुसरो को खुसरो वही छोड़ मैं के, कहने और लगा. बाद में इकबाल. इकबाल, जी हाँ, इन दो जी, को, जी. उनको तो वो मानते हैं, जी हाँ. ये 2 बुक एंड्स हैं, और उसके अलावा जो इतनी ज़्यादा फ़ारसी शायरी हुई हिंदुस्तान से. असल में कल्चरल जो वर्ल्ड व्यू है वो मुख्तलिफ है. सब आमिर फारूक मछली शहरी साहब फरमा रहे हैं, हाउ कैन आई गेट दिस बुक? चलिए साहब, हमारा कमीशन का ख्याल रखिएगा. और ये पहली पहली किताब आपकी बिकने जी, के आ गई. अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो बहुत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन हाँ, ये अगर आप दिल्ली में. तो दिल्ली में सारे मेजर दिल्ली में बुक हर जगह है, जी हाँ, मेजर बुक स्टोर्स में है जी. सारे मेजर बुक स्टोर्स में है. और निगार अजीम साहिबा दिल्ली से देख रही हैं, आदाब कह रही हैं, और कह रही हैं बहुत खूब सिलसिला चल रहा है. तो अहमद जावेद साहब, ही इज अ जर्नलिस्ट, पटना में बैठे हैं, हमारे दोस्त हैं, कह रहे हैं बहुत खूब, उर्दू अदब और सकाफत को आलमी अदब के मंजरनामे में तारीफ कराना बड़ी काबिल सताइश खिदमत है. जी थैंक साहब, यू. बहुत मुबारक. बहुत शुक्रिया बहुत जी. शुक्रिया आपका कि अच्छा अच्छा कमेंट है. और नूरुल इस्लाम साहब देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं. हबीब निसार साहिब हमारे सीनियर दोस्त और हैदराबाद यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं. और नियाज जयराजपुरी भाई देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं आजमगढ़ से. मुमताज़ मुनव्वर पीर भाई देख रही हैं, आदाब कह रही. और काफ़ी दोस्त जमा हुए. मोहसिन कह रहे हैं कि मेहर अफशर साहिबा ने बड़े सलीके से उम्दा और दिलचस्प गुफ्तगू की है. जी थैंक शुक्रिया यू. जनाब.
शुक्रिया, और ये शुक्रिया। भी पूछा जा रहा है कि इज इट अवेलेबल ऑन Amazon? कि Yes, it is available on Amazon, and it will be available on the worldwide Amazon from April 15th. अच्छा, Actually, अभी इंडिया के Amazon पे है। जी हाँ। इंडिया के Amazon पे है। कुछ वो मेरे ख्याल से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना इनके, जो हाँ, इनका जो वो बिजनेस मॉडल होता डिस्ट्रीब्यूटर। है। जी हाँ, जी, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन। जी, जी, जी। अच्छा, आमिर भाई कह रहे हैं कि वो ग्वालियर के हैं। ग्वालियर की शूटिंग होती थी, मुझे याद है। तो वंडरफुल। मैं Yes. साहब आपको ग्वालियर से उठा के दिल्ली में आपको राजधानी में बिठा दिया भाई। अच्छा, वंडरफुल। हाँ, और हमारा वक्त थोड़ा सा भागा जा रहा है, तो नुस्खा हमीदिया पे बात हुई थी, हमने तस्वीर भी आपकी लगाई थी, तो मगर नुस्खा हमीदिया 40s से नायाब है, तो इसके बारे में आप क्या बता रही थी, इस पे क्या काम हुआ? तो नुस्ख़ा हमीदिया चूँकि नवाब भोपाल की लाइब्रेरी में था, फिर उसके बाद पार्टीशन के दौरान 1942 में सबसे आखिरी बार उसको किसी मौलाना अर्शी ने देखा। फिर वो गायब सा हो गया, तो बहुत सी बातें जो थीं वो, मतलब फ़ॉर्च्यूनेटली तो पब्लिश तो हो ही गया था, लेकिन जो मुफ्ती अनवारुल हक का जो एडिशन था उसमें बहुत से एरर्स थे। तो लोग चाहते थे कि अगर मिल जाए, ये कहाँ है, कहीं होगा। तो जब मैंने गालिब पे काम करना शुरू किया, मुझे कुछ साल हो गए, तो एक दिन मेरे पास एक ईमेल आया जिसकी सब्जेक्ट हेडिंग थी नुस्ख़ा हमीदिया, और उसमें ये था कि प्रोफ़ेसर फ़ारूक़ी, मेरे पास नुस्ख़ा हमीदिया है, और अगर आप चाहें तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको देख कर के ऑथेंटिकेट करें कि वाक़ई नुस्ख़ा हमीदिया है, कि ये जाली तो नहीं है। तो मुझे लगा कि कोई मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसे कहाँ नुस्ख़ा हमीदिया किसके हाथ लग गया। तो बहरहाल मैंने कहा कि मुझे मालूम भी नहीं था कि ये ईमेल कहाँ से, दुनिया के कौन से कोने से आ रहा है। तो मैंने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं शार्लट्सविल में रहती हूँ, और आपको शार्लट्सविल आना पड़ेगा नुस्ख़ा हमीदिया लेकर के, तभी मैं ऑथेंटिकेट कर पाऊँगी। ऐसे तो ऑनलाइन तो देखिए, मुश्किल है। वो फ़ोटोशॉपिंग तो होती ही रहती है, तो उसमें कहाँ से हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि फिर ख़त-ओ-किताबत शुरू का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा पढ़ता है वॉशिंगटन डीसी में, जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में, तो मैं आने वाला हूँ अ, उसके उसके ग्रेजुएशन में, तो मैं शार्लट्सविल आऊँगा। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, ये तो कुछ सीरियस मामला है। फिर वो साहब, उनका नाम शहाब सत्तार है, वो तशरीफ़ लाए, और वो पहली दफ़ा तो नहीं नुस्ख़ा अपने साथ लाए थे, बल्कि उन्होंने अपने टेलीफ़ोन पे मुझे उसके वो दिखाए। तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो ऑथेंटिक लग रहा है। फिर वो दूसरी बार आए, तो वो नुस्ख़ा लेकर के आए अपने हाथ में, और वो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए उसे देख कर के। उसमें तमाम 200 साल पुराना मखतूता, और गालिब के हाथ से तमाम उसमें चीज़ें लिखी हुई थी। तो ज़ाहिर है वो ऑथेंटिक था। उन्होंने वो खरीदने जा रहे थे उसको, लंदन में कोई एंटीक डीलर है, उसके पास था वो। ओहो। जी, तो फिर वो वाह। खरीदा उन्होंने। प्राइस नहीं और बताई उन्होंने, क्या वो लंदन वाले मांग रहे थे? नहीं, ये तो नहीं बताया उन्होंने। मस्ट बी बहुत ही कीमती चीज। हाँ। हाँ, जी, वो बहुत ही पैसे वाले शख्स थे, हैं, मतलब ही इज़ अ वेल्थी पर्सन, ही कुड अफोर्ड, उन्हें शौक भी है, अच्छा, तो वो ऐसे पैसा वाले शौकिया तौर पे तोहफे में भी देते हैं, तो कुछ दोस्ती बढ़ाइए। हो सकता है वो तो तोहफे में आपकी यही तरफ क्या आ कम जाए। है कि उन्होंने मुझे वो लोन किया, मुझे उन्होंने कहा कि आप रख लीजिए, जितने अरे दिन वाह। आपको काम की ज़रूरत है। वंडर। फिर उन्होंने उसे डिजिटाइज़ करवाया, बहुत ही हाई प्रिसिशन, वंडरफुल। और वाकई वो शौकीन उन्होंने, आदमी। जी, 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 वंडरफुल। वाह वाह वाह। कैसे तो वो कैसे लोग। हम्म। हुँ। तो मीर साहिब हसन हमारे दोस्त साहब मुंबई से आपको सलाम कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि साहब बहुत खूब सिलसिला चल रहा है, और मेरे ख्याल में ये नुस्खा हमीदिया के ही सिलसिले में हमारे एक दोस्त ने भी कमेंट किया था, वो कहीं पीछे रह गया, आई डोंट नो, वो खो गया कहीं। लखनऊ से ही उमर मंजर भाई ने कुछ कहा था। एनीवेज, उमर साहब, हमने इस सिलसिले में बात की, तो इस 10 साल के प्रोजेक्ट में हुजूर सबसे सबसे मजे का वाकया या हादसा क्या पेश आया, यादगार वाकया?
अरे! बहुत ही सारे वाक़ये पेश आए मेरे साथ। मैं रामपुर गई, वहाँ रज़ा लाइब्रेरी में मैंने काम किया, तो लोगों को जो वहाँ पर रज़ा लाइब्रेरी में तो गालिब के सबसे ज़्यादा मखतूतें हैं, क्योंकि वो नवाब ऑफ रामपुर उनके पेट्रन थे, तो र जी, वहाँ पर थे। और फिर मौलाना अर्शी जो गालिब के सबसे पहले, मतलब सबसे वेल नोन एडिटर हैं, जिन्होंने दीवान-ए-ग़ालिब सबसे पहला एडिशन मुकम्मल 1958 में, फिर उसके बाद तो रामपुर जब मैं गई तो वहाँ पर मुझे लोगों ने, लाइब्रेरियन साहब ने मुझे मेरी बहुत मदद की। और मैं वहाँ पर एक लाइब्रेरी है सौलत लाइब्रेरी, वहाँ जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर 1841 का जो ग़ालिब का फर्स्ट पब्लिश्ड दीवान है वो वहाँ पर है। ओहो! बट वो रेनोवेशन हो रहा था लाइब्रेरी का, तो मैं नहीं जा पाई। तो फिर मैं वापस दिल्ली आई, तो मैं जामिया मिलिया की लाइब्रेरी में काम कर रही थी, तो वहाँ पर जो उनका मखतूते का सेक्शन है, वहाँ पर मैं एक दिन थी। तो जो लाइब्रेरियन थे उन्होंने कहा कि अरे हमारे पास भी बहुत सारे मखतूते हैं। तो एक आध उन्होंने दिखाए, वो बाद के थे, कॉपीज़ थी। तो एक उन्होंने कहा कि ये अलमारी में रखा है, मैं उसको निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो अलमारी खोली और ये पतली सी किताब लेकर के आए, कहने लगे ये देखिए। तो वो मैंने जब खोला तो वो 1841 का वो ग़ालिब का पहला अरे एडिशन वाह! था। हुँ, तो जी, आई मीन इट वाज़ जस्ट अमेज़िंग। तो मैंने कहा कि अरे ये तो पब्लिश्ड किताब, ये तो प्रिंटेड है, तो आपने उसको मखतूते में क्यों? तो कहने लगे नहीं, 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 ये तो उसी सेक्शन में रहेगा। फिर ज़ाहिर है वो इट वाज़ अ प्रिंटेड एडिशन, वहाँ उसमें लिखा भी हुआ था। बट एनीवे, तो इस तरह से मेरे पास एंड फिर जो बहुत लोगों ने मेरी मदद की। मैं ग़ालिब इंस्टीट्यूट गई, वहाँ भी मुझे बहुत रेयर मखतूते देखने को मिले। लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की। तो इस तरह से मेरा सफ़र जो है, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा, माय जर्नी विद ग़ालिब्स दीवान्स, जिसमें कि बहुत मैंने अच्छा है। हुँ, कहानियाँ सब सुनाई कैसे-कैसे मुझे हर कदम पे चीज़ें मिलती चली गईं। It's वंडरफुल। unbelievable. It's हुँ, unbelievable that it all happened this way. हुँ, हुँ। अच्छा साहब, फारूकी साहब की किताबों में आपकी पसंदीदा कौन-सी? Oh wow. देखिए, जब हम छोटे थे तो हमें ये लगता था कि मुझे सब लोग पूछते थे कि तुम्हारे वालिद शायर हैं, तो हमें कहना पड़ता था नहीं, वो नाक़िद हैं, वो नक्काद हैं। तो हालाँकि मुझे उनके बहुत सारे अशार हिफ़्ज़ थे, तो मुझे लगता था कि इनको शायर क्यों नहीं लोग ज़्यादा कहते, क्योंकि इनका नाम ऐसा नक्काद क्यों है? सो जब उनका पहला मजमूआ गंज सोख्ता छपा, तो मेरी वो फ़ेवरेट किताब थी। अरे वाह! और मुझे लगता है कि आई चेरिश हिम एज़ अ पोएट, बिकॉज़ उन्होंने मुझे शेर पढ़ना, अदा करना, वो भी उन्होंने सिखाया कि किस तरह से शेर पढ़ा जाता है। तो इस वजह बहुत से अच्छा। मेरी बहुत ही स्पेशल उनकी सब्ज़ अंदर सब्ज़ उनका दूसरा मजमूआ है, फिर उसके बाद आसमां मेहराब करके उनका सारा दोनों का कलेक्शन है, फिर वो चार सिमत का दरिया, मैंने आपको बताया, उनकी रुबाइयाँ हैं। सो आई जस्ट आई लव हिम एज़ अ पोएट फर्स्ट एंड देन एज़ अ क्रिटिक ऑफ कोर्स। सारी दुनिया ही उनकी दुनिया मानती है आपको। सारी दुनिया ही उनको मानती है, तो मैं एज़ अ डॉटर उन्हें एज़ अ पोएट फर्स्ट। वाह! वाह! कोई ख़ास बात इस किताब आपकी किताब के हवाले से अगर रह गई है तो वो भी बता दें? हम हमसे जो रह गया। जी। देखिए, इस किताब में मुझे, जब मैं किताब तैयार हो गई, तो मेरे सामने बड़ा मुश्किल ये सवाल था कि मैं पब्लिशर कौन होगा इसका? मैं वेस्ट में ढूँढूँ या मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान में ढूँढूँ पब्लिशर? क्योंकि ज़्यादातर तो मेरी ऑडियंस वहाँ पर ही होगी। तो ये मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और 2-4 प्रेसेस ने मुझे ऑफ़र किया किताब छापने के लिए। तो मैंने कुछ लोगों से राय भी ली। फिर मेरे वालिद की किताबें इधर रिसेंटली पेंगुइन रैंडम हाउस से ही छप रही थी। तो मैंने सोचा कि मेरी तो कोई किताब वहाँ से नहीं छपी थी। बहरहाल मैंने उन्हें लिखा, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया अ, एक साइनिंग अमाउंट, और उन्होंने कहा कि हम ये किताब छापेंगे और हम इसे अपनी जो सबसे प्रेस्टिजियस लाइन है एलन लेन, हम उससे छापेंगे इसे।
तो मुझे, मैं कन्विंस हो गई हूँ, मुझे लगा कि ये बिकॉज़ जैसा कि अभी भी मैंने ज़िक्र किया है कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग उर्दू इन वर्ल्ड लिटरेचर, इन द फील्ड ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। और अगर एलन लेन और के उसमें छापेंगे, और उन्होंने कहा मैं हम बहुत ही खूबसूरत इसको छापेंगे, आप प्लीज़ भी यकीन कीजिए। क्योंकि आई वाज़ अ बिट रिलक्टेंट कि मैं इनको दूँ या ना दूँ। तो फिर इट वाज़ अ गैम्बल, मैंने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने किताब छापी है। उसका कवर इतना बहुत ही हसीन है, अट्रैक्टिव है। वेरी अट्रैक्टिव। उसके अंदर बहुत सारी प्लेट्स हैं जिसमें कि ये सारे जो दवाहीन है, जो डिस्कवरीज है मेरी, उसके जो फोटोज हैं उसकी। तो जाहिर है इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। और पेंगुइन, I am very happy with my publisher and my editor Premanka Goswami. This is a good opportunity to thank Premanka for We all thank him. yes, yes, We all, yes, we all thank him really. तो yes. उर्दू वालों, बल्कि हमारे दोस्तों और गालिब के चाहने वालों के लिए क्या पैगाम? मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अपनी शायरी, अपना कल्चर पढ़ना चाहिए, उसके बाद हमें अंग्रेजी कल्चर पढ़ना चाहिए। वाह। और हमें अपने बच्चों को भी उर्दू की तालीम देनी चाहिए ताकि वो अपने कल्चर से जुड़े रहें। और अमेरिका में हम उर्दू की तालीम देते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में हम जो लेक्चरर्स हैं वो उर्दू शुरू से पढ़ा रहे हैं, अलिफ बे ते से शुरू होती है। उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है, अरबी, फारसी, ये सारी ज़बानें मेरे डिपार्टमेंट में एज़ अ ज़बान पढ़ाई जाती हैं, और फिर उनका लिटरेचर भी पढ़ाते हैं हम। तो मेरा काम तो लिटरेचर की, मैं उस्ताद हूँ, मैं लिटरेचर पढ़ाती हूँ। तो वंस अगेन कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो लेवल के हैं कि गालिब को उर्दू में पढ़ सकें या गालिब को हिंदी रस्म खत में पढ़ सकें। तो उनके लिए हम एक सेमिनार पढ़ाते हैं जिसका नाम है महफिल। उसमें बच्चे जो हैं वो गालिब, मीर और हमारे क्लासिकल पोएट्स को उर्दू रस्म खत और हिंदी रस्म खत दोनों में पढ़ते हैं, जो भी उनका प्रेफर्ड रस्म खत है। इसके अलावा हम अंग्रेजी में जो लेक्चर्स करते हैं, जो क्लासेस पढ़ाते हैं, उसमें हम इंडियन लिटरेचर एज अ होल पढ़ाते हैं। तो उसके बारे में, उसकी चीज़ों में हम थीम्स पढ़ाते हैं। एंड इस तरह से हमने देखा है कि जो साउथ एशियन डिसेंट या हेरिटेज के जो बच्चे हैं, वो जब मेरे क्लासों में आते हैं तो वो हमेशा मुझसे कहते हैं काश मैंने ये क्लास और पहले लिया होता। एंड उनके अंदर एक बहुत कशिश सी रहती है उसके बारे में, और या तजस्सुस और कशिश दोनों, कि हम और जानें और पढ़ें। और अगर 50 बच्चों में से हर साल या हर सेमेस्टर में 4-5 ऐसे ज़रूर निकलते हैं जो उसको और ज़्यादा आगे पढ़ते हैं, आगे लेवल्स पे पढ़ते हैं, पीएचडी तक करने के लिए चले जाते हैं। So I think that, as a representative of my culture and my literary heritage, it is important for us to teach our children Urdu, Hindi, whatever language we are coming from, because हमारी आइडेंटिटी ही उसी से जुड़ी हुई है। सो आई थिंक दिस वुड बी माय मैसेज टू एवरीवन हु इज हियर। एंड थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी। एंड जावेद साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैंने सवाल नहीं छेड़ना चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बात हम कह चुके हैं, यहाँ की पढ़ाई के बारे में, उर्दू के बारे में, वेस्ट में जो उर्दू का मामला है। मेरे ख्याल में मसला बच्चों का नहीं है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हेरिटेज लैंग्वेज के तहत मैं और मेरी वाइफ उज़मा, हम लोग भी उर्दू पढ़ाते हैं। बच्चों के लिए फ्री क्लासेस होती, सब कुछ होती। मसला बच्चों का नहीं, मसला पेरेंट्स का है। पेरेंट्स नहीं लाते, पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स है। अब आजकल जो हाल है, उसमें अभी भी इसलिए ज्वाइन नहीं कर रही कि वो दूसरे कमरे में, आज तो सैटरडे है और वो उर्दू की क्लास ले रही हैं। तो 35 बच्चों ने शुरू किया था और आज ये हाल है कि 10 बच्चे हैं आज की सुबह। तो मसला घर पे बैठ के भी अगर पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाए, पहले तो यह है कि भाई वो जो 10 बच्चे हैं उनको डंप किया क्लास में, आके वो चली गई ग्रोसरी करने अम्मा जान। मगर अब जो ये ऑनलाइन मामला है, इसमें तो अम्मी को और अब्बा को बैठना पड़ता है कि साहब वो क्लास के साथ वो भी पढ़ें, देखें, बच्चे को गाइड करें। ये हमारे यहाँ कमी है।
इसके बरक्स मैं आपको बताऊं, आई एम वेरी अशेम्ड टू से कि चाइनीज और तमिल, दो जबान कनाडा में ये ऐसी है जिसमें 150-200 बच्चे हैं क्लास में। इवन तमिल 100 से ज्यादा बच्चे हैं। तो इसका मतलब है कि उनके पेरेंट्स लगे हुए हैं, वो कर रहे हैं। जी हमारे यहाँ जो है ये बात नहीं है। और अल्लाह ताला अब बच्चों से पहले अम्मी जान और अब्बा जान को तौफीक अता फरमाए कि साहब वो अपनी जबान के ऊपर कुछ करें। समझे, हमने उस पर एक जोर ये लगा दिया कि साहब थिएटर इंट्रोड्यूस कर दिया, ड्रामा बच्चों के लिए, ग्रेड 2 से 8 तक। उसके हवाले से बच्चे अब आ रहे हैं, करते हैं। मगर मसला वही है कि 30 बच्चों की जब रजिस्ट्रेशन हुई है तो वाई 10 क्यों आ रहे हैं? तो मसला हमारे यहाँ लोग वहाँ बहुत पूछते हैं। और इतने ज्यादा अभी कोई सवाल हमने नहीं पढ़ा। हम सफदर भाई कह रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं कि अफसोसनाक बात है कि पेरेंट्स जो हैं वो ऐसा कर रहे हैं। मगर हमारे हुसैन हैदर साहब चलते चलते फरमाने, जावेद दानिश महर साहिबा को गालिब पर बात करने के लिए दोबारा बुलाएं। तो किबला ये बताइए कि मैं अपने स्क्रीन पे बुलाऊं या आप टोरंटो बुलाएंगे इनको इन पर्सन? हमें तो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि साहब इनको तो इन पर्सन बुलाना चाहिए। टोरंटो ज़्यादा दूर भी नहीं है और ड्राइव करके भी आ सकती हैं। तो इंशाल्लाह ऐसी कोई सूरत निकाली जाएगी। मगर बात वही हो रही थी ज़बान की कि बच्चों के मामले में पेरेंट्स हमारे उर्दू वाले नहीं, और रोए जा रहे हैं कि साहब उर्दू मर रही है और ज़बान मर रही है और उर्दू ख़त्म हो गई। और उसका उसका मातम अपनी जगह। मगर जब तक इंडिया हो, पाकिस्तान हो, या दुनिया का कोई कोना हो, या नॉर्थ अमेरिका हो, हमारे वालिदैन जब तक उर्दू का नहीं करेंगे मामला। एक लतीफ़ा पहले भी मैं सुना चुका हूँ, आपको भी सुना दे चलते चलते, कि मेरी क्लास में एक बार एक अम्मी जान बच्ची को लेकर आई और शी वॉज वेरी एक्साइटेड। और वो अंग्रेजी में बात की जा रही कि साहब दैट्स ग्रेट, माई बेटी शी इज टॉकिंग विथ हर ग्रैंड माँ इन उर्दू। तो हमने, उनके साथ एक और मोहतरमा थी, तो हमने कहा, मैं उनको जवाब उर्दू में दिए जा रहा हूँ, वो इंग्लिश में बात किए जा रही। 2 मिनट के बाद हमने उनसे कहा कि मैं आपको ये बताना भूल गया मोहतरमा कि बहुत जल्दी हम लोग एक क्लास शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है आमोख्ता। तो रियली, हमने कहा जी हाँ। वो कह रही व्हाट इज दैट? हमने कहा कि वो क्लास ये होगी कि जो बच्चे की अम्मा जान है उनको उर्दू जो वो भूल चुकी हैं वो हम लोग पढ़ाएंगे। वो पढ़ाई नहीं। तो साथ में जो मोहतरमा थी वो समझ गई कि ये खिंचाई कर रहे हैं। उन्होंने कोहनी मारी कि अभी भी तुम इंग्लिश बोले जा रही हो। तो कह रहे हैं सर आई एम वेरी सॉरी। फिर भी वो अंग्रेजी में कह रही है। मामला ये है कि वी आर सो लॉन्ग वी आर हियर, वो भूल गई। हमने कहा अगर आप भूल गई तो बच्ची को क्यों पढ़ा रही हैं भैया? और कितने अरसे से मोहतरमा आप यहाँ? क्या नहीं, 10 साल हो गए। मैंने कहा अल्लाह की बंदी, मैं 40 साल से बैठा हुआ हूँ यहाँ, आप 10 साल में जबान भूल गई। समझे? तो मसला जो है, इट्स वेरी सॉरी स्टेट ऑफ माइंड कि भाई माँ बाप नहीं वो करते। माँ बाप नहीं, मैं अम्मी जान नाराज हो जाती हैं कि आप अम्मी कहती, मैं कहता हूँ अम्मी जान जिम्मेदार कि साहब माँ माँ ज्यादा कन्विंस करती है बच्चे को। तो खुदा के लिए जो लोग सुन रहे हैं पूरी दुनिया में, वो पेरेंट्स जो है उनकी जिम्मेदारी है कि उर्दू को बच्चों तक पहुंचाएं, उर्दू के टीचर की नहीं है। महरफ शाह फारूकी साहब सिर्फ सेमिनार कर सकती हैं, अम्मी जान की उर्दू नहीं ठीक कर सकती। तो उसके लिए आप सबों को मिलकर, या साहब आप आपको मैंने एक वो दिया शोशा, आप भी आमोख्ता शुरू करवाइए यूनिवर्सिटी में कि साहब जितने मैंने पेरेंट्स हैं वो भी आया करें। यहाँ पर जो कम्युनिटीज हैं, मसलन वॉशिंगटन डीसी हमारे सबसे नजदीक है, तो वहाँ बुलाते रहते हैं वो हमें। तो हमने उन्हें जा करके कहा कि देखिए, आप हम लोग उर्दू की तालीम का बंदोबस्त है यहाँ पर, और आपको चाहिए कि कुछ फेलोशिप है, कोई स्कॉलरशिप है, कुछ पैसे इस तरह से डोनेट कीजिए आप डिपार्टमेंट को। इससे और उनको उनकी हौसला अफ़ज़ाई होगी बच्चों की। तो ख़ैर ये बात उनके समझ में आई और उन लोगों ने डोनेशन भी दिया है हमारे डिपार्टमेंट को। तो आई थिंक ये भी एक अच्छा तरीका है कि हौसला अफ़ज़ाई के लिए पेरेंट्स जो हैं वो देखिए, मतलब एक बहुत ही कौन-सी ज़बान है जिसकी जिसके स्पीकर्स ने बाकायदा एक प्रोफेसोरियल चेयर डोनेट करवा दी है बर्कली में। मेरे ख़्याल से तामिल या इसी तरह की कोई ज़बान है। तो इतना ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस है, तभी तो उन्होंने यूनिवर्सिटी इज़ विलिंग टू वर्क इंट्रोड्यूस कर दीज़ लैंग्वेजेज़, लेकिन बस हमें ज़रूरत है। नहीं, हमारे हमें यहाँ मॉन्ट्रियल में है, इकबाल चेयर है।
मगर जी। इकबाल साहब की हमशीर अगर घर से नहीं निकलेंगी तो कैसे होगा? हाँ, वो वो बस अम्मी जान और घर वालों को करना होगा कि साहब वो भी कुछ आगे आए। हमारे दोस्त उड़न तश्तरी समीर लाल नाम है इनका, समीर भाई भी अच्छे शायर हैं, राइटर हैं हिंदी के। वो कह रहे हैं कि सिर्फ उर्दू के साथ नहीं साहब, ये सभी भाषा के साथ मामला है। नहीं समीर, सब भाषा के साथ नहीं है। मैंने अभी यस। भी तमिल का और हुँ, उसका बताया आपको, चाइनीज का। सबसे ज्यादा चाइनीज, 150 बच्चे भाई, 5 क्लासेस हो रही। हमारे यहाँ एक क्लास होती। तो अब यहाँ आप कोरियन कोरियन भी पढ़ाई जा रही है बिकॉज़ उन लोगों ने उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है कम्युनिटी हम्म, ने। तो नहीं, कनाडा में तो फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है। इट्स ऑल फ्री। गवर्नमेंट मल्टीकल्चरल मिनिस्ट्री के तहत ये होता है। टीचरों को पेमेंट की जाती है अच्छी खासी, हमें अच्छी खासी पेमेंट मिलती है उसकी। और बच्चों के लिए सारी चीजें फ्री हैं क्लास में। मगर उसके बावजूद वो थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ी सी हरकत हुई है ड्रामे की वजह से। ड्रामे में भी मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे, एक ड्रामा ऐसा किया फिर हम लोगों ने ईद का कर्ब, जिसमें जो माएँ आती थी क्लास के बाहर वो बच्चों के इंतजार कि भाई मैं ड्राइव नहीं करूंगी, 2 घंटे यही इंतजार कर लेती। तो हमने देखा, हमने फिर उस्मा को कहा कि भाई ये अम्मा जान को भी मैं रोल लिखे दे रहा हूँ, ड्रामे में शामिल करो। हुँ, और हुँ, फिर मजे की बात हुई, वो बड़ा जबरदस्त प्रोडक्शन हुआ, ईद का हुँ, कर ड्रामे का नाम। हमने स्टेज पे जाने के 2 दिन पहले या 3 दिन पहले एक दादी जान का भी कैरेक्टर उसमें इंट्रोड्यूस किया। पता चला वो दादी जान भी घर में है। वो कह रही मैंने कभी ड्रामे में काम नहीं किया। हमने कहा कि अम्मा जान आप आइए, सिर्फ बैठी रहिएगा, आप तस्वीर घुमाती रहिएगा, हम डायलॉग पीछे से आपको एक एक जुमला कहेंगे, वो आप रिपीट कर दीजिएगा। तो दैट प्ले वाज सो सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा, कि 3 जनरेशन हमने दिखा दी कि साहब कनाडा में हुँ, ईद कैसे मनाई जा रही। तो मगर उसके बावजूद घर वाले अगर हरकत नहीं करेंगे, घर वाले पेरेंट्स अगर धक्का नहीं देंगे, बच्चे कभी नहीं सीख सकते। कि वो हुँ, घर में जितनी देर हैं उनको, तो बहुत सारे नए दोस्त भी शामिल हुए हैं, मगर जो देर से आए हैं, आइंदा याद रखिए कि हमारे मदरसे में जल्दी आना पड़ता है। हुँ, हुँ, तो इसलिए आप सबों का सलाम हम पहुंचा देते हैं। और आज जो है साहब 6 मार्च है, 2021, बड़ा मुबारक दिन है कि महर अफशा फारूकी साहिबा हमारे साथ हैं। और कुछ खास दोस्तों की सालगिरह भी है आज। आपकी इजाज़त और दुआओं समेत हम ये भी एक बिदत करते हैं, आपको इसलिए बता दे रहे हैं कि उन्हें मुबारकबाद भी दी जाए। और मेरी लाडली भांजी रिसर्च स्कॉलर है, नकिया अंबरीन, कोलकाता में। वो अल्जाइमर पर रिसर्च कर रही, उनकी बर्थडे है आज। और टोरंटो के साथी, शायर साथी कफील अहमद, और अली के साथी खालिद सलाहुद्दीन टोरंटो, कामरान मिर्ज़ा जो कि साहब वाजिद अली शाह के पर पोते हैं, कोलकाता। और शाहीन परवीन कोलकाता, शहनाज शेख मुंबई, मोहम्मद अरशद रियाज, सना फातिमा अरशद काशीपुर, सबा फिरदौस दिल्ली, और नामिश कंवल कराची, रिजवान अली अयूबी दिल्ली। तो इन सबों को बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक। साथ ही आज मुबारक दिन इसलिए है कि हमारे दोस्त प्रोफेसर इर्तिजा करीम साहब, जो कि फारूकी साहब के भी बड़े करीब थे, करीब, और डिप्टी, वो डीन है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी को, आज उत्तर प्रदेश सौहार सम्मान से नवाजा गया है। बहुत बहुत मुबारक। और इसकी बालूशाही जो है वो ड्यू रही, हम लोग दिल्ली आएंगे तो खाएंगे। रुखसती से पहले साहब ये भी नोट कर लें कि अगले हफ्ते 13 मार्च आवारगी विद दानिश की खास मेहमान है हरदिल अजीज शायरा मोहतरमा तारा इकबाल साहिबा। शिरकत जरूर करें। मोहतरमा प्रोफेसर महर अफशा फारूकी साहिबा, समीम कल्ब से आपका शुक्रिया कि आपने मेरी महफिल को जिंदगी बख्शी। दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। अगर आपको मेरी आवारगी से इत्तेफाक है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और अपने अहबाब और पड़ोस को भी राग़िब किया करें, पड़ोसन को भी। नवाजिश, करम, खुशबाश। अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। खुशबाश। बहुत-बहुत शुक्रिया और सबको सलाम, आदाब, नमस्ते। Till we meet again. फिर भी खुदा मीटिंग। खुदा हाफिज।